अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फंजाई। तो फंजाई का हम फुल कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इसके जो ग्रुप्स हैं, मिक्सोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बसीडियोमाइकोटा, ठीक है ना, इनके हम बहुत डिटेल से यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, जिस तरह के हमारे पास आ जाता है जो पिथियम हो गया हमारे पास आ जाता है, ठीक है, राइजोपस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास युस्टिलैगो है, ठीक है ना, पुक्सिनिया है। तो इनको भी हम बहुत डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक वन शॉर्ट लेक्चर ये बन जाएगा फंजाई का, जिसको हम बहुत डिटेल से यहाँ पे देखने लगेंगे, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल से यहाँ पे फंजाई है, जो कि बीएससी और एमएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए जो जनरल कॉन्सेप्ट इसका लेना चाहते हैं फंजाई के लिए, किसी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए फंजाई का जनरल कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई जो है वर्ड, ये निकला है फंगीवोर से। फंजाई वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फंगी वोर्स। दिस फंगीवोर्स मीनिंग टू ग्रो, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्रो करवाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो जो फंजाई होती है ना, इसके अंदर किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। फंजाई लेक दे लेक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती फंजाई के अंदर, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गन लेवल नहीं होगा यहाँ पे, कोई भी ऑर्गन नहीं बनेगा फंजाई में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फंजाई के अंदर टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन फंजाई लेक एनी काइंड ऑफ द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है नो ऑर्गन फॉर्मेशन। टिश्यू ऑर्गेनाइज करके ही तो ऑर्गन्स बनते हैं, तो कोई किसी भी किस्म का ऑर्गन नहीं बनेगा। अलबत्ता इनके अंदर टिश्यू ज़रूर बनते हैं, लेकिन टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। तो जो टिश्यू बनता है उसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। माइसीलियम इज द टिश्यू ऑफ फंजाई। लेकिन माइसीलियम पे ही काम ख़त्म है। माइसीलियम ने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन वगैरह नहीं बनाने हैं, जिस तरह के हमारे अंदर था कि टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज करके एक ऑर्गन बना देते थे, ठीक है। लेकिन फंजाई के अंदर टिश्यू पे ही बात ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। हमारे अंदर तो फिर ऑर्गन्स भी मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते थे, ठीक है ना। इसके अंदर बस टिश्यू पे बात ख़त्म कर दी गई है, टिश्यू को माइसीलियम का नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम माइसीलियम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, तो माइसीलियम is a network of the fungal thread. What is mycelium? It is a network of fungal thread, ठीक है। ये फंगल थ्रेड का एक नेटवर्क है, उसको हम नाम दे दिया हमने माइसीलियम का। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि एक वर्ड है माइकस, ठीक है ना, तो माइसीलियम जो है ये इस वर्ड से निकला है। माइसीलियम इज द डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड माइकस। माइकस वर्ड से माइसीलियम डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है दिस वर्ड मीन फंजाई। इस वर्ड का मतलब होता है फंजाई, माइकस का मतलब होता है। अच्छा, क्लियर। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें फंजाई की क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, तो थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को बड़ा शॉर्टली हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर एक आता था ग्रुप प्रोटिस्टा, ठीक है, और एक ग्रुप लिख दिया मैंने फंजाई। तो जो लोअर फंजाई है ना हमारे पास, उसको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। जिस तरह के लोअर फंजाई जो कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है ना, उसको फंजाई लोअर फंजाई है ये, ठीक है, लोअर फंजाई, या फिर इसको कह देंगे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। जिस तरह हमारे पास है मिक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा हमारे पास है स्लाइम मोल्ड, ठीक है, और ओमाइकोटा है वाटर मोल्ड, ठीक है। और अब फंजाई दूसरी ये है, ये हायर फंजाई को रखा जाता है, हायर फंजाई को इस ग्रुप के अंदर रखा जाता है, ठीक है। लोअर फंजाई को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया और हायर फंजाई को फंजाई के अंदर ही रखा जाता है। क्लियर। के अंदर आ जाते हैं हायर फंजाई के अंदर हमारे पास है मशरूम्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है? मशरूम्स वगैरह आ जाते हैं। क्लियर। तो थोड़ा हम इसको डिटेल से देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको।
तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आता है, मोस्टली आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज हाइफी। हाइफी क्या है? तो हाइफी एक लॉन्ग फिलामेंटियस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है। अगर एक फिलामेंट होगा ना, लॉन्ग फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होगा, फिलामेंटियस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, तो इसको नाम दे देंगे हम हाइफी का, ठीक है। और ये हाइफी जो होंगे ये मिलकर, हाइफी आपस में मिलकर बनाएंगे माइसीलियम, ठीक है। माइसीलियम कौन बनाता है? हाइफी ऑर्गेनाइज होते हैं और बनाते हैं माइसीलियम ऑफ फंगस, फंगस का माइसीलियम, ठीक है। तो जो टर्म है ना फंजाई का, इसको फर्स्ट टाइम यूज्ड किया था अलेक्सोपोलस ने। टर्म फंजाई फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय अलेक्सोपोलस, ठीक है। अलेक्सोपोलस ने इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज किया था। और सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया था लीनियस ने। लीनियस ने इसको एक प्लांट क्लास के तौर पर डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, कि प्लांट का ही हिस्सा है। और अलेक्सोपोलस ने इसको फंजाई का नाम दिया था, ठीक है। तो फंक्शन कुछ देखते हैं हम इस हाइफी के, कि हम हाइफी को डिस्कस कर रहे थे, इसके कुछ फंक्शंस यहाँ पे हम देख लेते हैं। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ दिस हाइफी। तो हाइफी क्या है? हाइफी बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं फंजाई के अंदर, ठीक है। जिस तरह के ये अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं इन्वायरमेंट से, फ्रॉम इन्वायरमेंट, और फिर क्या करते हैं, और इनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बॉडी के हर पार्ट की तरफ, एंड ट्रांसपोर्ट देम टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के हर पार्ट को ये ट्रांसफर कर देते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। ये काम इसका है हाइफी का, क्लियर। अच्छा, अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी। हाइफी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी, ठीक है। हाइफी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, हाइफी के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइफी के पास होता है साइटोप्लाज्म और सेल्स है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सी न्यूक्लियाई भी होती हैं। जो ये सेल सैप होगा, दिस सेल सैप कंटेन न्यूमरस न्यूक्लियाई। ऑफ कोर्स ये न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियर प्रोसेस देयर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और हाइफी जो है एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को और थोड़ा एलैबोरेट करें तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है लॉन्ग, और ये रिजेंबल करता है गार्डन हॉर्सेस, जो ग्रास है ना उससे ये रिजेंबल करता है, ठीक है, क्लियर। थोड़ी सी बात हम करते हैं हाइफी की कैटेगरीज को, थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह के हाइफी होते हैं। एक किस्म होती है हाइफी में सेप्टेट हाइफी की, ठीक है, और एक होते हैं एसेप्टेट हाइफी, क्लियर। तो अगर हम सेप्टेट हाइफी की बात करें तो हाइफी जिसके पास रिजिड सेल वॉल है, ठीक है ना, रिजिड सेल वॉल होगी, सख्त सेल वॉल होगी। जिस तरह के ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्रॉस वॉल्स हैं, ये रिजिड सेल्स वॉल हैं, ठीक है। ये अंदर न्यूक्लियस बना देते हैं हम, क्लियर। तो ऐसा हाइफी जिसके पास रिजिड सेल वॉल होगी उसको हम कहेंगे, ये हमारे पास है सेप्टेट हाइफी, ठीक है। और ये रिजिड सेल वॉल के अंदर ना कुछ परफोरेटेड परफोरेशन होती है, ठीक है ना, ताकि एक दूसरे को मटेरियल एक्सचेंज करे। इस तरह कुछ सुराख होते हैं छोटे छोटे, ताकि मटेरियल का एक्सचेंज आसानी से किया जा सके। तो इसको हम परफोरेटेड, रिजिड सेल वॉल है और क्या है, परफोरेटेड,
ताकि मटेरियल का एक्सचेंज आसानी से हो सके। तो इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, सेप्टेट हाइफी। ठीक है, तो और ऐसी हाइफी जिसके पास क्रॉस वाल मौजूद है सेप्टेट हाइफी होंगे, और वो हाइफी जिनके पास क्रॉस वाल नहीं मौजूद होते उनको हम कहते हैं ए सेप्टेट हाइफी। तो उसके अंदर इस तरह होगा स्ट्रक्चर उसका कि न्यूक्लियाई ऐसे ही इधर उधर घूमती फिरती नज़र आएंगी। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, ए सेप्टेट, और इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी भी कहते हैं, हाइफी। या उसके अलावा इसका एक और नाम है और वो है कोनोसिटिक हाइफी। क्लियर? ए सेप्टेट, मल्टी न्यूक्लिएट या फिर कोनोसिटिक हाइफी। तो अगर हम सेप्टेट हाइफी की बात करें, सेप्टेट हाइफी के अंदर हमारे पास है अस्परगुलस, अस्परगुलस। ठीक है, और अगर हम ए सेप्टेट हाइफी की बात करें तो ए सेप्टेट हाइफी के अंदर हमारे पास है म्यूकर। ठीक है, तो इसके अंदर आता है हमारे पास म्यूकर। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा माइसीलियम को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइफी को डिस्कस कर लिया तो माइसीलियम क्यों पीछे रहेगा। माइसीलियम भी क्या है, हाइफी मिलके माइसीलियम बना देते हैं, जिस तरह टिश्यू मिलके ऑर्गन बना देते हैं। ठीक है, इस तरह, या फिर सेल मिलके टिश्यू बना देते हैं, इस तरह ही हाइफी मिलते हैं। मतलब कि एक से ज़्यादा जब हाइफी मिलेंगे तो उसको हम माइसीलियम का नाम दे देंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं जी माइसीलियम की कैटेगरीज को। ठीक है, तो माइसीलियम की टाइप्स को देखते हैं हम यहाँ पे। क्लियर? तो अगर हम माइसीलियम की कैटेगरीज की बात करें तो माइसीलियम की दो कैटेगरी हैं। एक है हमारे पास वेजिटेटिव माइसीलियम, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास रिप्रोडक्टिव माइसीलियम। ठीक है, तो अगर हम वेजिटेटिव माइसीलियम की बात करें तो ऐसा माइसीलियम का हिस्सा जो एंकर करता है और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, तो माइसीलियम जो एंकर करता है, ठीक है, और अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, उसको हम नाम दे देते हैं वेजिटेटिव माइसीलियम का। ठीक है ना, तो वेजिटेटिव माइसीलियम जो होती है ना, उसके अंदर किसी भी किस्म का रिप्रोडक्शन में उसका कोई भी किरदार नहीं होता है। ठीक है ना, उसका कोई वर्क नहीं होता इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव माइसीलियम की तो फंजाई का वेजिटेटिव पोर्शन जो होता है, फंजाई वेजिटेटिवली पोर्शन, ठीक है, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है रिप्रोडक्टिव के अंदर, स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू द रिप्रोडक्टिव पोर्शन। तो अगर तो वेजिटेटिव पोर्शन कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे होलोकार्पिक माइसीलियम। अगर कंप्लीट कन्वर्जन होगी वेजिटेटिव पोर्शन की रिप्रोडक्टिव पोर्शन में तो इसको हम कहेंगे होलोकार्पिक माइसीलियम। ठीक है, और अगर फंजाई का वेजिटेटिव पोर्शन रिप्रोडक्टिव पोर्शन के अंदर कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है ना, एक छोटा सा पोर्शन जो है वेजिटेटिव पोर्शन रिप्रोडक्टिव पोर्शन में कन्वर्ट होगा, ओनली स्मॉल पोर्शन जो होगा कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव के अंदर, तो इसको हम कहेंगे यूकार्पिक माइसीलियम। दोबारा बता देती हूँ आपको फिर कि फंजाई जो रिप्रोडक्टिव माइसीलियम होती है उसके अंदर वेजिटेटिव पोर्शन ही रिप्रोडक्टिव पोर्शन के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर फंजाई का वेजिटेटिव पोर्शन कंप्लीटली कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव पोर्शन के अंदर तो इसको हम कहेंगे होलोकार्पिक माइसीलियम, और अगर फंजाई का वेजिटेटिव पोर्शन थोड़ा सा कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव पोर्शन के अंदर तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, यूकार्पिक माइसीलियम। ठीक है, स्मॉल पोर्शन कन्वर्ट होगा तो यूकार्पिक माइसीलियम, अगर फुल वेजिटेटिव पोर्शन रिप्रोडक्टिव पोर्शन के अंदर कन्वर्ट होगा तो इसको हम कहेंगे होलोकार्पिक माइसीलियम। ठीक है, तो अगर हम होलोकार्पिक माइसीलियम की बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल है तो वो हमारे पास है सिनकाइट्रियम, एंडोबायोटिकम,
क्लियर, ठीक है। और अगर हम बात करें यूकार्पिक फंजाई की, तो इसके अंदर हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है काइट्रीडियो माइकोटा। काइट्रीडियो माइकोटा, ठीक है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर। तो थोड़ा हम बात करते हैं फंगल के सेल स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसकी क्लासेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें फंगल सेल वॉल की, फंगल सेल वॉल, तो जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो मिलके बनी होती है काइटन से, ठीक है ना, सेलुलोज वगैरह नहीं होता है इसके अंदर, काइटन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है ना। फंजाई की सेल वॉल मिलके बनी होती है काइटन से। काइटन क्या है? काइटन मिलके बनी होती है ग्लूकोज प्लस अमाइन मिलके काइटन बनाती है। काइटन इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस अमाइंस, ठीक है ना, ये मिलके काइटन बनाती हैं। क्लियर। तो फंजाई जो होती है ना, वो काइटन के बाहर भी एक म्यूसिलेट शीथ जो होती है, स्लाइमी शीथ, वो भी सिक्रिएट करती है, ठीक है ना। फंजाई खुद को एडिसिव बनाने के लिए काइटन है, काइटन से बाहर एक शीथ होती है वो सिक्रिएट करती है। वो शीथ कौन सी होती है? म्यूसिलेट या फिर स्लाइमी शीथ सिक्रिएट करती है आउटसाइड टू काइटन टू मेक इट्स एडिसिव। खुद को एडिसिव बनाने के लिए फंजाई काइटन के बाहर म्यूसिलेट स्लाइमी शीथ जो होती है वो सिक्रिएट करती है। क्लियर। तो अगर हम बात करें इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह की पाई जाती है, तो साइड सेल वॉल के नीचे, इनसाइड सेल वॉल, इसके नीचे क्या होगी हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा। क्लियर। तो इसको हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इसके अंदर एडिशनल मटेरियल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज प्लाज्मा लेमा, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ये फंजाई को एक्टिवली परमिएबल बनाती है, ठीक है ना। जो मूवमेंट होती है चीज़ों की अंदर और बाहर, वो इन्हीं वॉल्स के ज़रिए बनाती हैं। दे मेक फंजाई एक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो प्लाज्मा लेमा के अंदर जो होता है वो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। यहाँ ये सेल वॉल है, काइटन से मिलके ये बनी है, ठीक है। इस सेल वॉल के अंदर क्या है? ये प्लाज्मा लेमा है, ठीक है। तो इसको परमिएबल बनाता है। और ये अंदर क्या है? ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। इनसाइड टू दी प्लाज्मा लेमा साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। क्लियर। साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्लियर। तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी होंगे, वैक्यूल भी होगा फंजाई के पास, ठीक है ना। फंजाई पोसेस न्यूक्लियस प्लस वैक्यूल। वैक्यूल और न्यूक्लियस दोनों ही होते हैं, ठीक है। जो वैक्यूल है ना, इसकी वाल को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वाल ऑफ वैक्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज दी टोनोप्लास्ट। क्लियर। इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो वैक्यूल होता है ना, ये स्टोरेज करवाता है कुछ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। और स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल दोनों की ही स्टोरेज करवाता है। तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें, क्योंकि मोस्टली स्मॉल मॉलिक्यूल्स की ही स्टोरेज होती है, तो इसके अंदर है पॉलीफॉस्फेट अमाइनो एसिड, ठीक है। पॉलीफॉस्फेट अमाइनो एसिड, ठीक है। उसके अलावा इसके पास कटाइन है काफ़ी ज़्यादा वैक्यूल के पास। फिर इसके पास बहुत से आइंस होते हैं और कुछ अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके पास मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्राइमरी कंपार्टमेंट होता है। इसके अलावा वैक्यूल इज़ द प्राइमरी कंपार्टमेंट फॉर डिग्रेडेशन, ठीक है। डिग्रेडेशन करने के लिए, तोड़ फोड़ के लिए जो प्राइमरी कंपार्टमेंट है फंजाई के अंदर, वो वैक्यूल ही होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि फंजाई जो होती है अपनी ज़्यादातर खुराक वैक्यूल के अंदर स्टोर करती है। एक स्पेसिफिक अमाउंट को ये यूज़ कर लेती है, बाकी खुराक स्टोर कर लेती है अपने वैक्यूल के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें फंजाई की स्टोरेज की, स्टोर किस तरह करती है ये खुराक को, किस फॉर्म में करती है, तो
अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो फंजाई स्टोर करती है फूड को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है। उसके अलावा ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, इस फॉर्म में खुराक को स्टोर करती है। ग्लाइकोजन को का जो करेक्टर है स्टोर करने का, ये इसका एनिमल लाइक करेक्टर है, क्योंकि एनिमल स्टोर करते हैं खुराक को ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो ये एनिमल लाइक करेक्टर है इसका। और अगर हम ऑयल ड्रॉपलेट की बात करें तो ये इसका है करेक्टर जो कि रिजेंबल करता है अलगा के साथ, ठीक है। तो अलगा के साथ रिजेंबलेंस है इसकी कि ये अपना जो खुराक है वो स्टोर करती है किसकी फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है ना। इसके पास राइबोसोम भी होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। फंजाई प्रोसेस राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ऑफ कोर्स प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनेली सारी मौजूद हैं ऑलमोस्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द पर्पज़ ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए ना, तो रेस्पिरेशन के पर्पज़ के लिए ये होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, हेट्रोट्रोफ है ना, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर खुराक के लिए। तो लेक प्लास्टिड, इसके अंदर किसी भी किस्म का प्लास्टिड नहीं होगा, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, कोई भी नहीं होगा इनके अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर सेलुलोज भी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना, क्योंकि सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है, तो सेलुलोज इज स्ट्रिक्टली एब्सेंट इन फंजाई, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर स्टार्च भी नहीं होती। प्लांट्स किस फॉर्म में खुराक को स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन फंजाई स्टोर करती है इन दी फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, क्लियर। उसके अलावा इसके अंदर प्लांट की तरह जो होती है सेंट्रियोल्स भी नहीं होते, दे लेक एनी काइंड ऑफ सेंट्रियोल्स, इनके अंदर सेंट्रियोल्स भी एब्सेंट होते हैं, क्लियर। अगर हम बात करें फंजाई कैटेगरीज की, तो यूनी न्यूक्लिएट होगी और बाई न्यूक्लिएट होगी, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें यूनी न्यूक्लिएट फंजाई की और बाई न्यूक्लिएट फंजाई, अगर हम बात करें यूनी न्यूक्लिएट फंजाई की, तो इसके अंदर जस्ट वन न्यूक्लियस होता है, हर सेप्टा के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। देखिए इस तरह, एक न्यूक्लियस सेप्टा, एक न्यूक्लियस सेप्टा, एक न्यूक्लियस सेप्टा, एक न्यूक्लियस सेप्टा, फिर एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो जस्ट वन न्यूक्लियस होगा पर सेल, ठीक है। तो हर सेप्टा के अंदर एक न्यूक्लियस है, इसको मोनोकैरियोटिक फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। मोनोकैरियोटिक फंजाई का ये केस है। और अगर हम बाई न्यूक्लिएट फंजाई की बात करें, तो उसके अंदर हर सेप्टा में दो न्यूक्लियस होंगे, एक सेप्टा दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस एक सेप्टा, दो न्यूक्लियस एक सेप्टा, दो न्यूक्लियस एक सेप्टा, दो न्यूक्लियस एक सेप्टा और दो न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये डाइक्रियोटिक हाइफी केस है, डाइक्रियोटिक हाइफी केस, ठीक है। तो अगर हम बात करें फंजाई की ग्रोथ की, तो ग्रो करते हैं फंगल ग्रोथ की। अगर हम बात करें फंगल ग्रोथ, तो फंजाई ग्रो कहाँ पे करती हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती हैं। दे ग्रो ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सॉइल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर मॉइस्चर के ऊपर ये ग्रो करती हैं, क्लियर। तो अगर हम बात करें इसकी पीएच की, तो ये कितनी पीएच के ऊपर ग्रो करती हैं, ठीक है। तो फंजाई की जो पीएच रेंज है वो 6 पीएच है मोस्टली, ठीक है। 6 पीएच के ऊपर इसकी होती है, तो 5 to 9 के दरमियान ये ग्रो कर ही जाती हैं, ठीक है ना। तो फंजाई ना जो पीएच टॉलरेट नहीं कर सकती है 3 पीएच से नीचे की पीएच, ठीक है, और जो हमारे पास 9 पीएच से ऊपर की पीएच जो है वो ये नहीं टॉलरेट कर सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास, उसके ऊपर ये ग्रो करती है, क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर स्लाइटली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर फंजाई जो है ना ये एरोबिक है,
तो फिर एरोबिक फंजाई को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की मस्ट ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि फंजाई की कॉलोनी जो है वो 400 ईयर तक ग्रो कर सकती है, ठीक है ना। फंजाई की न्यूट्रिशन की थोड़ी सी बात करते हैं हम। फंजाई की न्यूट्रिशन की बात करें तो ये पैराजिटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। फंजाई और सेप्रोट्रोफिक फंजाई, सेप्रोट्रोफिक, ठीक है, सेप्रोट्रोफिक दोनों ही हो सकते हैं। अगर हम पैराजिटिक की बात करें ना तो पैराजिटिक वो होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं, खुद ग्लूकोज वगैरह को तोड़ के वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें सेप्रोट्रोफिक फंजाई की तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर। पैराजिटिक जो होंगे लिविंग के ऊपर करेंगे, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे, ठीक है, और उससे खुराक हासिल करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें ना पैराजिटिक केस की तो पैराजिटिक फंजाई के अंदर ना कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं हस्टोरियाज, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी मैटर है उसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए इस तरह ये फंजाई का स्ट्रक्चर है, इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं जो नीचे पेनिट्रेट करते हैं। इन स्ट्रक्चर को नाम दे दिया जाता है हस्टोरियाज का, ठीक है ना। तो ये नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है। हस्टोरिया क्या है? नोब लाइक स्ट्रक्चर जो पेनिट्रेट कर जाती है सेल की वॉल के अंदर, ठीक है। दिस नोब लाइक स्ट्रक्चर पेनिट्रेट दी सेल वॉल, पेनिट्रेट, ठीक है, ये पेनिट्रेट करती है सेल वॉल के अंदर। तो अगर ये जो हमारे पास हिस्टोरिया है, हिस्टोरिया इमर्जिस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये इमर्ज करते हैं साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म के इमर्ज करके सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू हो जाते हैं। इसको हम ड्रिंकर भी कहते हैं। जो वर्ड हिस्टोरिया है इसका मतलब होता है मीन ड्रिंकर, ठीक है, इसका मतलब ड्रिंकर होता है। ये मोस्टली पाए जाते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट के अंदर, ठीक है ना, मोस्टली फाउंड इन दी ओब्लिगेट पैरासाइट्स, ओब्लिगेट पैरासाइट्स उनके अंदर ये देखने को मिलते हैं, हिस्टोरिया जो होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये जस्ट जो होते हैं वो सेल के अंदर दाखिल होते हैं हिस्टोरिया, ठीक है ना, एंट्री लेते हैं सेल के अंदर, लेकिन ये रप्चर कभी भी नहीं करते सेल को, ठीक है ना। ये इन्वेजिनेशन सी होती है, जो इन्वेजिनेट कर जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है ना। लेकिन फंजाई की वॉल जो होती है वो हमारे पास इंटैक्ट रहती है। फंजाई की वॉल जो होती है वो परसिस्ट करती रहती है, वो नहीं टूटती, सेल वॉल नहीं टूटेगी। हिस्टोरिया ने जस्ट पेनिट्रेशन करनी है। जिस तरह के अब ये एक सेल है ना, इसके अंदर ये हिस्टोरिया आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये साथ लग गया, इसने सेल ने अंदर की तरफ पेनिट्रेशन शो कर दी, इस तरह हिस्टोरिया और आगे बढ़ गया और यहाँ तक आ गया और यहाँ से इर्द गिर्द से अब्जॉर्प्शन शुरू करवा दी। लेकिन सेल की जो वॉल है, वॉल रिमेन इंटैक्ट, प्रोटेक्टेड रहेगी वॉल, ठीक है, वो नहीं टूटेगी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं फंजाई की, थोड़ी शॉर्ट सी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत शॉर्ट डिस्कशन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ठीक है। तो 1966 में वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन हैं फंजाई की, लेकिन यहाँ पे हम कोई एक या दो ही देखेंगे, ठीक है ना। तो जीसी एम्सवर्थ की तरफ से ये क्लासिफिकेशन दी गई थी फंजाई की, ठीक है ना। तो जिसके अंदर तमाम फंजाई को एक प्रॉपर किंगडम के अंदर रखा गया था, जस्ट एक किंगडम के अंदर, ठीक है ना। तो हम देखते हैं वो कौन सा किंगडम था। तो किसने दी थी ये? जीसी एम्सवर्थ ने, और इसने कहा था कि ऑल फंजाई प्लेस्ड इन वन किंगडम। कौन सा किंगडम? माइकोटा,
ठीक है, माइकोटा किंगडम के अंदर फंजाई को रखा था, ठीक है, तमाम फंजाई को, ठीक है। तो इसने इस किंगडम माइकोटा की 2 डिवीजन्स ली थी, ठीक है। ये हमारे पास है माइकोटा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इस माइकोटा की 2 डिवीजन थी, ठीक है, डिवीजन 1, क्लियर, और एक थी डिवीजन 2, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीजन का नाम था मिक्सोमाइकोटा। इस मिक्सोमाइकोटा को हम स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं, और दूसरी डिवीजन का नाम था ओमाइकोटा या फिर यूमाइकोटा, सॉरी यूमाइकोटा। ये यूमाइकोटा जो है ट्रू फंजाई है, और ये हमारे पास है स्लाइम मोल्ड, इसको नाम दे दिया उसने ट्रू फंजाई का, क्लियर। तो तमाम प्लाज्मोडियम, सीडोप्लाज्मोडियम, ठीक है ना, उसको मिक्सोमाइकोटा के अंदर रखा गया, प्लाज्मोडियम को। उसके अलावा फेक प्लाज्मोडियम जिसको हम, या फिर फॉल्स प्लाज्मोडियम, सीडो प्लाज्मोडियम, इनको रखा गया मिक्सोमाइकोटा के अंदर, ठीक है ना। बाकी तमाम ट्रू फंजाई, फिलामेंटियस फंजाई जिसके अंदर किसी भी किस्म का प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लिएट मास नहीं बनता, उनको हमने रखा किसके अंदर, यूमाइकोटा के अंदर। तो ये फिलामेंटियस फंजाई जो थे, जो प्रॉपर हाइफी बनाते हैं, ठीक है ना, उसको हमने यूमाइकोटा के अंदर रखा। और जो प्रॉपर हाइफी नहीं बनाते, एक मल्टी न्यूक्लिएट सा मास है इस तरह, जिसके अंदर सस्पेंडेड न्यूक्लियस वगैरह चीज़ें वगैरह मौजूद है, तो उसको हमने प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ तक हमने बात की, किसने दी थी ये फंजाई का, जीसी एन्सवर्थ ने, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्या कि फंजाई के कुछ क्लासेस की बात थोड़ा डिस्कस हम कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या क्या क्लासेस हैं इसके अंदर। उससे पहले हम देखते हैं फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ी सी हमने शॉर्ट डिटेल ले ली फंजाई की, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बात कर देते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यूस्टिलेगो, राइजोपस, ये सारे थोड़ी थोड़ी शॉर्ट डिटेल इनकी मैं यहाँ पे दे देती हूँ आपको। तो जो मिक्सोमाइकोटा है, इस ग्रुप को थोड़ा सबसे पहले डिस्कस हम करते हैं, ठीक है ना, 1 बाय 1 एक सीरीज में हम चलेंगे। तो मिक्सोमाइकोटा का अगर हम नाम देखें, इसको हम स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं, अनदर नेम इसका है स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड है, तो ये अगर हम बात करें स्लाइम मोल्ड की, तो इसके अपने लाइफ साइकिल के अंदर ये एक दफ़ा ना अमीबिक स्टेज शो करते हैं, ठीक है। जो मिक्सोमाइकोटा है, ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर ओनली 1 टाइम चाहे शो करें, लेकिन अमीबिक स्टेज ज़रूर शो करेंगे, ठीक है ना, आप देखेंगे इनके अंदर। इसका मतलब क्या है अमीबिक स्टेज शो करना, कि ये सीडोपोडिया से मूव करेंगे, दे मूव थ्रू सीडोपोडिया, ठीक है, सीडोपोडिया से ये मूव करेंगे, क्लियर। तो लेकिन पहले इसको क्लासिफिकेशन में इसको एक ट्रू फंजाई के तौर पर क्लासीफाई कर लिया गया था, लेकिन अब इसको हम रखते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स में, ठीक है। फंजाई की तरह मतलब कि थोड़ी लोअर लेवल की फंजाई है ये, ठीक है ना, हायर लेवल की नहीं है, क्लियर। तो ये अगर हम देखें ये कहाँ पे पाए जाते हैं मिक्सोमाइकोटा की, जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वो कौन सी है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका, बहुत इम्पोर्टेंट ये इसकी एग्जांपल है। इसके ऊपर डिटेल्ड जो वीडियो है वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है ना। अगर आपने इसके पूरा लाइफ साइकिल देखना है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका का, तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर सर्च कर सकते हैं प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका डिटेल बाय एक्सप्लोरिंग पांडा। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिटेल्ड इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और इसका वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, ठीक है, ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट मतलब कि सेल के अंदर जाकर रहने वाला पैरासाइट है ये, ठीक है ना। और ये किस सेल के अंदर जाकर रहने वाला है, क्रोसीफेरस प्लांट, इन द रूट ऑफ क्रोसीफेरस प्लांट्स,
ठीक है, क्रोसीफेरस प्लांट्स की रूट में, ठीक है। तो ये वाइल्ड और कल्टीवेटेड मेंबर दोनों के ऊपर ही अटैक करता है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका कैन अटैक ऑन दी वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड मेंबर्स, ये दोनों के ऊपर ही अटैक करता है, ठीक है। दोनों पे ही अटैक कर सकता है। ये क्या काज करता है? अच्छा, अटैक कर दिया इसने वाइल्ड और कल्टीवेटेड मेंबर्स में और इनके अंदर डिजीज़ काज की जिसको हमने नाम दिया क्लब रूट डिजीज़ का। क्लब रूट डिजीज़ काज करेगा या फिर एक और डिजीज़ काज करेगा जिसको हम नाम देते हैं फिंगर एंड टो डिजीज़, ठीक है, क्लियर। फिंगर और टो डिजीज ऑफ दी ब्रासिका, ये दोनों डिजीज ये काज कर सकता है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में पाई जाती है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका, यूनिवर्सल है अकरेंस में, ठीक है ना। तो इसका अगर हम होस्ट देखें इसका, कि पैरासाइट है ना, तो इसका होस्ट कौन कौन हो सकते हैं हमारे पास इसका कॉमनली ये अटैक करता है कैबेज पे, ठीक है, मस्टर्ड पे और टर्निप पे। कॉमनली इसका अटैक करने के ये होते हैं पौधे, ठीक है ना, कैबेज, मस्टर्ड और टर्निप वगैरह होते हैं इसके कॉमनली अटैक करने के लिए हमारे पास, ठीक है ना। तो ये सोइल बॉर्न पैथोजन होता है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका हमारे पास। थोड़ा सा मैं दोबारा आपको डिटेल से बता दूं इसकी कि मिक्सोमाइकोटा क्या है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, मीबिक स्टेज एक दफ़ा शो करता है, मतलब कि सीडोपोडिया से मूव करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका क्या है, ये एक ओब्लिकेट एंडोपैरासाइट है जो कि सॉइल के अंदर पाया जाता है, एक सॉइल बॉर्न पैथोजन है, ठीक है। और ये अटैक करता है क्रोसीफेरस प्लांट के अंदर। क्रोसीफेरस प्लांट्स कौन सी हैं? फैमिली के प्लांट कैबेज, मस्टर्ड, टर्निप, ठीक है। और ये वाइल्ड और कल्टीवेटेड मेंबर्स दोनों के ऊपर ये अटैक कर जाता है और अटैक करने के बाद दो डिजीजेज मोस्टली देखने को मिलती हैं जो कि यूनिवर्सल है करंस के अंदर। एक है क्लब रूट डिजीज और दूसरी है फिंगर टो डिजीज ऑफ द ब्रासिका, ठीक है। तो ये दोनों डिजीज इनके अंदर देखने को मिलती हैं अटैक करने के बाद, क्लियर। तो इसका जो लाइफ साइकिल है ये मोस्टली इसका जो लाइफ साइकिल है ना वो इसके अंदर देखने को मिलता है टर्निप के अंदर। टर्निप को हम ब्रासिका नेपस कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। तो मोस्टली वो आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि ब्रासिका नेपस के अंदर कौन सी जो है वो अटैक करते हैं पैरासाइट, तो आपने कहना है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका, ठीक है। और टर्निप के अंदर जो ये डिजीज काज करता है ब्रासिका नेपस के अंदर, तो वो मोस्टली होती है क्लब रूट डिजीज, ठीक है, जो ब्रासिका नेपस के अंदर ये काज करता है, क्लियर। तो लेकिन अगर आपने इसका डिटेल्ड प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका, क्योंकि लाइफ साइकिल बहुत लॉन्ग है, अगर आपने ये डिटेल से देखना है तो आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका बाय एक्सप्लोरिंग पांडा सर्च करके, तो वहाँ पे आप इसको डिटेल से देख सकते हैं, क्लियर। तो थोड़ा सा नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हमारे पास मेंबर है ओमाइकोटा, उसको थोड़ी डिटेल से हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें ओमाइकोटा की, तो ओमाइकोटा हमारे पास क्या है, ये भी फंजाई है जिसका नाम है, एनदर नेम इसका है वाटर मोल्ड और पिथियम, ये इसका एनदर नेम है ओमाइकोटा का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी वाटर मोल्ड और पिथियम। तो अगर हम इसकी बात करें इसके हैबिटेट की, तो ये कुछ होते हैं पैराजिटिक, कुछ रहते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। पैराजिटिक मोस्टली होंगे कहाँ पे, सॉइल में, ठीक है, और कुछ फ्रेश वाटर में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये इन्फेक्शन काज करते हैं, तो ये किन होस्ट के ऊपर इन्फेक्शन काज करते हैं, इसके होस्ट देख लेते हैं हम। पपाया, ठीक है, और तंबाकू। और कब, जब इन दोनों की सीडलिंग स्टेज चल रही हो, तो ये सीडलिंग स्टेज में ये अफेक्ट करते हैं और डिजीज़ काज करते हैं पपाया के अंदर और तंबाकू के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिजीज़ कौन सी ये काज करते हैं, डिजीज़ को अगर हम देखें तो ये काज करते हैं रूट डिजीज़ और डैम्पिंग डिजीज़, ठीक है ना। तो रूट डिजीज़ में क्या होते हैं, ये फल जो होते हैं इनके वो गल सड़ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारे पास है डैम्पिंग डिजीज़, ठीक है। रूट डिजीज और डैम्पिंग डिजीज काज करते हैं। वन इज डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग,
क्लियर, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। और दूसरी है प्री एमर्जेंस डैम्पिंग ऑफ। प्री एमर्जेंस मतलब कि पहले ही एमर्जेंस होने लग जाती है डैम्पिंग की, इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें थोड़ी स्ट्रक्चर की पिथियम के, स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा देखें तो पिथियम का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, ए सेप्टेट है लेकिन ब्रांच्ड है। ठीक है, इस तरह की, लेकिन सेप्टा कोई नहीं पाया जाता है। इस तरह की ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट ब्रांच स्ट्रक्चर विदाउट एनी काइंड ऑफ दी क्रॉस वाल मीनिंग सेप्टा। ठीक है, तो ये क्या है, ए सेप्टेट, इसके अंदर कोई भी क्रॉस वाल नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये कॉनोसिटिक है, मतलब कि ये भी यही बात है कि ये एसेप्टेट है। ठीक है, क्रॉस वाल नहीं पाई जाती, मल्टी न्यूक्लिएट है। उसके अलावा आप ब्रांचिंग देख सकते हैं, तो मतलब ये ब्रांच्ड है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो होस्ट टिश्यू के अंदर ना ये एक इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट के तौर पर रहते हैं। ठीक है, ये रहती है इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट के तौर पर ये फंजाई होस्ट के अंदर, पपाया या फिर तंबाकू के अंदर रहती है। इसके अंदर ना किसी भी किस्म के हस्टोरिया नहीं देखने को मिलते, दे लेक एनी काइंड ऑफ हस्टोरिया नहीं देखने को मिलेंगे इनके अंदर। ठीक है ना, तो एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है, ये होस्ट के अंदर जाके रहती है। ठीक है ना, अंदर जाके होस्ट में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, तो पिथियम की हमने बात की। यहाँ पे पिथियम के अंदर थोड़ी थोड़ी हम रिप्रोडक्शन की थोड़ी सी देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरह होती है। क्लियर, तो इनकी रिप्रोडक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है जो पिथियम के अंदर हम देखते हैं ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने लगी हूँ। अभी हम बात करते हैं पिथियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। थोड़ा सा शॉर्टली इसको देखेंगे, बस डिटेल से इसकी जो है वो वीडियो लेक्चर वो प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि कोई भी सेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं इन्वॉल्व होता है, तो इसी तरह एक सोमैटिक हाइफी है, ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट है, इसके अंदर किसी भी किस्म का सेप्टा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी ना लेटरल साइड पे ना इस तरह ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये लेटरल पोर्शन पे कुछ इस तरह का उभारना शुरू रहता है। ठीक है ना, प्रोट्रूजन बाहर की तरफ ये वॉल जो होती है इस तरह ग्रो करके इस तरह बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये स्पंजिया डेवलप हो गया है। यहाँ पे ये स्पंजिया की डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट। क्लियर, तो ये जो होती है न्यूक्लियस वगैरह इसके अंदर भी जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये वाल ही बाहर की तरफ फिलहाल हुई है। उसके बाद क्या होता है कि ये और ग्रो करना शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ, थोड़ी और इस तरह स्टाक लाइक बन के इस तरह बना देती है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह आ जाते हैं इस तरह, और नीचे तो होते ही हैं। क्लियर, तो उसके बाद क्या होता है, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये जो होती है ये हमारे पास है स्पंजियोफोर, जो स्टाक के अंदर कन्वर्ट होता है स्ट्रक्चर, और जो ऊपर की तरफ होता है स्पंजियोफोर थी, और ये ऊपर है, ये क्या है, स्पोरेंजिया। क्लियर, तो नेक्स्ट फिर हम इसको देखते हैं, इसको देख लेते हैं। ये नीचे वाला तो स्ट्रक्चर वेजिटेटिव ही है ना, इसको थोड़ा एलैबोरेट करके देख लेते हैं कि ये नीचे थी स्टाक। ठीक है, ये ऊपर है स्पंजिया। ठीक है, ये स्टाक जो है स्पंजियोफोर है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरेंजिया। क्लियर, तो उसके बाद क्या होता है, ये स्पंजिया के ना यहाँ पे ना बीक डेवलप होना शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ, इस तरह बीक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एट द एंड ये बीक जो होती है ये रप्चर कर जाती है। ठीक है, इस तरह रप्चर करके ये होगी रप्चर, ये उसी तरह खुल गई है, और अंदर ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मौजूद है, इस तरह आ गया है। ठीक है, इस मल्टी न्यूक्लिएट वेसिकल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है इसके गिर साइटोप्लाज्म आ गया है। ठीक है, इस तरह आना शुरू हो जाना है, और
इस साइटोप्लाज्म के पास फिर जो होते हैं वो डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है फ्लैजला की। इस तरह ये लो जी, फ्लैजला डेवलप होने लग गए। तो इनको नाम हमने दे दिया बायोफ्लैजेलेटेड जो स्ट्रक्चर है ज़ूस्पोर का। ठीक है, ये ज़ूस्पोर्स यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, ज़ूस्पोर्स हैं, हम देखते हैं यहाँ पे ज़ूस्पोर। ठीक है, ये दो न्यूक्लियस हैं, दो इस तरह फ्लैजला बने हुए हैं। ये लो दो न्यूक्लियस दो फ्लैजला, तो इनको नाम दे दिया गया किसका, ज़ूस्पोर्स का। क्लियर। फिर ज़ूस्पोर ने नेक्स्ट जो होता है वो इसने डेवलप किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरने के बाद इन्होंने जो है वो नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर देनी है अपनी। ठीक है ना, तो ये जम ट्यूब बना देंगे किसी भी सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरते ही इस तरह। ठीक है, तो ये कौन सी जम ट्यूब है, बायोन्यूक्लिएटेड जम ट्यूब बना देंगे और ये जम ट्यूब फिर दोबारा फंगल हाइफी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह इसकी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है। तो इसका डिटेल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर है वो पिथियम का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह की होती है पिथियम में। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें वो किस तरह होती है, तो सबसे पहले हमारे पास एक सोमैटिक हाइफी होगा जो साइड से जिसके ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक सोमैटिक हाइफी है, मल्टी न्यूक्लिएट है ये। ठीक है, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये सोमैटिक हाइफी है। क्लियर। तो इस तरह इसके साइड से ना, ये जो साइड है ना हाइफी की, इस तरह प्रोट्रूजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह वाल ने इस तरफ उभार शुरू कर दिया। देखो उभर के आई, ये वाल ही है जो ये गोल सी बनाई हुई है ना, ये वाल्स ही हैं जो इस तरफ उभर गई हैं। ठीक है, तो ये डेवलपिंग सेक्स ऑर्गन है जो अभी डेवलप हो रहे हैं, इनको हम नाम देंगे डेवलपिंग सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, डेवलपिंग सेक्स ऑर्गन है हमारे पास। तो क्या होता है कि दोनों लेटरल साइड से सोमैटिक हाइफी ऊपर की तरफ ग्रो कर गए हैं। ठीक है, एक ने बना दिया है ओगोनिया और एक ने बना दिया है हमारे पास इंथ्रीडिया। ठीक है ना, तो एक ओगोनिया आ जाएगा और एक इंथ्रीडिया हो जाएगा। जो थोड़ा बड़ा है साइज में इसको नाम दे देंगे हम ओगोनिया, और जो थोड़ा छोटा है साइज में इसको नाम दे देंगे हम एंथ्रीडिया। ठीक है, इंथ्रीडिया और ओगोनिया आ गए हमारे पास। तो इंथ्रीडिया और ओगोनिया की डेवलपमेंट किस तरह हुई, लेटरल साइड जो थी हाइफी की वो बाहर की तरफ ग्रो की है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या होगा कि जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह मूव करने शुरू हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर और दूसरी ऑर्गेनेलिस। तो इस तरह ही हमारे पास स्ट्रक्चर था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा लेते हैं इसको, इस तरह। ठीक है ना, थोड़ा और बेहतर बन गया है। ठीक है, तो इस तरह इसके अंदर ये आ गया ओगोनिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंथ्रीडिया। ओगोनिया बन गया, ये बन गया इंथ्रीडिया। जो ये वाल है इसने यहाँ से इसको कट कर दिया है। ठीक है ना, वाल की मदद से यहाँ पे कट कर दिया गया है इसको। क्लियर। तो अब क्या होता है कि ओगोनिया जो होता है ये स्फीरिकल है। ठीक है ना, ये भी डेवलप हुआ है हाइफी के इस तरफ ही। ठीक है, तो ये जो इंथ्रीडिया है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है ना, मैच्योरिटी पे, लेकिन बाद में क्या होगा, मेल न्यूक्लियस के तौर पर जस्ट वन न्यूक्लियाई ही एक्ट करेगी, लेकिन फिलहाल ये मल्टी न्यूक्लिएट है। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है कि जो ओगोनिया की वाल है ये तो यहाँ पे इसने सेपरेट कर दिया, इंथ्रीडिया की वाल ने भी इसको हाइफी जो रेस्ट है हाइफी की, ये वाली रेस्ट है, इससे दोनों ही इंथ्रीडिया और ओगोनिया ने खुद को सेपरेट कर दिया है बाय यूजिंग दिस सेप्टा। ठीक है ना, इस सेप्टा की मदद से। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास प्रॉपर आ गए हैं। अब ये दोनों थोड़ा करीब आएंगे इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी प्लाज्मोगेमी। पहले प्लाज्मोगेमी करवा देते हैं हम।
ठीक है। ये ओगोनिया है, ये हमारे पास है एंथीरिडिया, ठीक है। ये एग है, ये इसके अंदर आप लगा लो कि एक मेल न्यूक्लियाई है, बाकी सारी डिसइंटीग्रेट हो गई हैं, टूट गई हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हुई है प्लाज्मोगेमी, साइटोप्लाज्म वगैरह की एक्सचेंज होना शुरू हो गई है। प्लाज्मोगेमी के बाद ये न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब करीब ले आते हैं हम लोग, ठीक है। ये न्यूक्लियस बड़े वाला है ओगोनिया का और ये छोटा है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ एंथीरिडियम के न्यूक्लियस को ब्लैक से, ठीक है। तो ये छोटा है मेल न्यूक्लियाई, ठीक है, और ये बड़ा है फीमेल न्यूक्लियाई, क्लियर। मेल और फीमेल न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जाइगोट बना दो यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे आ गया हमारे पास जाइगोट, ये ब्लैक से मार्क किया है, ये रेड से मार्क किया है। तो 2n जाइगोट 1+1 1n+1 लिख देते हैं, ठीक है ना। 2n तो फिर डिप्लॉयड हो जाएगा ना। अभी कौन सा इनके अंदर कैरियोगेमी हुई है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जाइगोट, जिसको हम कहते हैं ओ स्पोर, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा, अब ये हमारे पास इसी तरह ही ग्रो वगैरह कर जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास ग्रोथ हो गई है, ये स्ट्रक्चर बन गया है, जाइगोट ने मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। और उसके अंदर जो ये एक होगा फीमेल न्यूक्लियाई, मेल न्यूक्लियाई, फीमेल न्यूक्लियाई, फीमेल न्यूक्लियाई, फीमेल 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 न्यूक्लियाई, फीमेल न्यूक्लियाई, ठीक है, मेल न्यूक्लियाई, साथ साथ डबल हो गए हैं, लेकिन फिलहाल कैरियोगेमी नहीं हुई। इसी तरह ही इसके अंदर साइटोप्लाज्म आके बायफ्लैजेटेड ज़ूस्पोर बन गए हैं, बना दिए हमने, ज़ूस्पोर आ गए हैं ना। तो ज़ूस्पोर ने अब क्या करना है, अब ये वाल जो होगी ये रप्चर कर जाएगी, यहीं पे करवा देते हैं रप्चर वाल को, ठीक है ना। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा बना लेना। तो यहाँ पे बॉल रप्चर की और ये ज़ूस्पोर बाहर आना शुरू हो गए। तो ज़ूस्पोर को यहाँ थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं हम। तो ये आ गए हमारे पास ज़ूस्पोर, ठीक है, बायफ्लैजेलेटेड है। ये आ गया फीमेल न्यूक्लियाई और मेल न्यूक्लियाई। और एट द एंड क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी इनकी, तो आपस में मिल गए ये इसी के अंदर ही, ठीक है। फीमेल और मेल न्यूक्लियाई दोनों आपस में मिल चुके हैं अब, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद दोबारा ग्रो करके सोमैटिक हाइफी बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पिथियम की। लेकिन अगर आपने इसकी डिटेल नोट्स लेने हैं और साथ लेक्चर डिटेल से देखना है, तो वो ओ माइकोटा का जो है वो लेक्चर वो प्लेलिस्ट में ही पड़ा है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसी में ही फंजाई में बात करते हैं जाइगोमाइकोटा की, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं जाइगोमाइकोटा की, ठीक है ना। जाइगोमाइकोटा जो कि मेंबर है इसी का ही फंजाई का। तो इसके अंदर क्या देखते हैं कि इसका नाम जो है वो जाइगोमाइकोटा रखा गया था ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेक्सुअल स्पोर, क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। इन पर्टिकुलर सेक्सुअल स्पोर्स को हम कहते हैं जाइगोस्पोर्स। तो इन जाइगोस्पोर्स की फॉर्मेशन की वजह से इसको जाइगोमाइकोटा का नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जाइगोस्पोर किससे बनते हैं, जाइगोट से, ठीक है। 2x जाइगोट से जाइगोस्पोर बनते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट से बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जाइगोमाइकोटा का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो ये स्ट्रक्चर ये एसेप्टेट हाइफी शो करते हैं, ठीक है ना। कोनोसिटिक एसेप्टेट हाइफी शो करते हैं, जिनके नीचे से मोस्टली राइजोइडल ब्रांचेस निकल रही होती हैं, या फिर राइजोइडल हाइफी आप कह सकते हैं। और ऊपर क्या है, एसेप्टेट यानी कि कोनोसिटिक हाइफी देखने को मिलते हैं विदाउट क्रॉस वॉल, मतलब ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये हाइफी कोनोसिटिक नॉन सेप्टेट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके अंदर कि ये सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं जाइगोस्पोर, और सेक्सुअली एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स, क्लियर।
तो इसको हम ज़ाइगोमाइसीट्स या फिर कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा इज आल्सो कॉल्ड एज दी ज़ाइगोमाइसीट्स और कॉन्जुगेटिंग फंजाई, इसको कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहा जाता है और ज़ाइगोमाइसीट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये ज़ाइगोट की डेवलपमेंट करते हैं एक हाइफी को यूनाइट करके। ये हम इसकी रिप्रोडक्शन के अंदर भी देखेंगे जब राइजोपस स्टोलोनिफर की रिप्रोडक्शन देखेंगे, जो कि ज़ाइगोमाइकोटा का ही मेंबर है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या क्या है। इनके अंदर म्यूकर एंड राइजोपस, ठीक है। म्यूकर और राइजोपस जो है ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। राइजोपस स्टोलोनिफेर, ठीक है। तो इस अब राइजोपस की थोड़ी डिटेल हम देख लेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये थोड़ी ज़ाइगोमाइकोटा का इंट्रोडक्शन का था। हम थोड़ा सा इसकी एग्जांपल में राइजोपस की डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ज़ाइगोमाइकोटा ही यहाँ पे लिख दूँ मैं, क्योंकि इसको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो राइजोपस है हमारे पास स्टोलोनिफर, ठीक है। तो राइजोपस स्टोलोनिफर को हम कॉमनली क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड, क्योंकि आपको ब्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ब्रेड इसके साथ बहुत कंटेमिनेट होती हैं, ठीक है। तो सोमेटिक फेज के अंदर ना दो तरह के हाइफी देखने को मिलते हैं, इस तरह। ये इसकी सोमेटिक फेज थोड़ी सी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। एक ऊपर वाला हुआ स्टोलोनिफेरस हाइफी, स्टोलोनिफेरस हाइफी, और जो नीचे इसके होगा उसको हम नाम दे देंगे इस तरह, राइजोइडल हाइफी, ठीक है। ये सबस्ट्रेट के अंदर एंकर करके वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन करके अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जो स्टोलोनिफेरस हाइफी होती हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ऑन सबस्ट्रेट के ऊपर देखने को मिलती है, ठीक है। स्टोलोनिफेरस हाइफी इज प्रेजेंट अबव द सबस्ट्रेट, ठीक है। और सरफेस के अंदर जो पाए जाएंगे वो एंकर करेंगे, वो करेंगे राइजोइडल हाइफी। तो ये एंकरेज करते हैं जस्ट लाइक रूट, और अब्जॉर्प्शन करते हैं सब्सटेंसेस की, ठीक है। तो इसको हम राइजोइडल हाइफी करते हैं। तो जो राइजोइडल हाइफी है ना, ये कुछ सब्सटेंस सिक्रिएट करते हैं, सब्सटेंस। इन सब्सटेंस को हम डायास्टैटिक सब्सटेंस भी कहते हैं। जो डायास्टैटिक सब्सटेंस है ना, ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं फूड को। बेसिकली ये कन्वर्ट करते हैं इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट को टू सल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट को सल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, कन्वर्जन करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, उनकी डाइजेशन कर लेते हैं डाइजेस्टेड फूड को। तो डाइजेशन के बाद ये राइजोइडल हाइफी इनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह की पाई जाती है। थोड़ी थोड़ी शॉर्ट डिटेल हम देखेंगे राइजोपस के अंदर रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इन राइजोपस, तो वेजिटेटिव भी देखने को मिलेगी आपको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, ये सारी देखने को मिलेगी। अगर हम वेजिटेटिव की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से ये होती है, फ्रेगमेंट्स बनाती है बॉडी छोटे छोटे, और फ्रेगमेंट्स वो नेक्स्ट जो है वो ग्रो करके एक पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, छोटा सा डिटेल नोट, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है ना। और अगर आपने इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल देखनी है तो जो है राइजोपोस स्टेनोनिफर का मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन राइजोपोस स्टेनोनिफर। क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है इनके अंदर। तो इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है ना हाइफी, ठीक है, उसमें से एरियल ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं बाहर की तरफ। तो ये हाइफी था, इसमें से इस तरह ब्रांचेस एरियली निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। स्टार्टेड टू फॉर्म ऑन दी हाइफी, ठीक है ना। डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है एरियल ब्रांचेस की, ठीक है। और जो ये ब्रांचेस है ना, इसका टर्मिनल पोर्शन इस तरह स्वेल करना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये हाइफी था, ठीक है, ये देखो न्यूक्लियस है इसके अंदर, इसमें से ये एरियल ब्रांचेस ने डेवलप करना शुरू किया और टर्मिनल पोर्शन इन ब्रांचेस का इस तरह स्वेल हो गया, जिस तरह मैंने ब्लैक कलर से स्वेल किया है, ठीक है। तो जब टर्मिनल पोर्शन इसका स्वेल होगा तो यहाँ पे बहुत से साइटोप्लाज्म आ गए यहाँ पे इस तरह, और अलॉन्ग विद साइटोप्लाज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई आ गई। यहाँ से ये जो न्यूक्लियाई थी ना हाइफी के अंदर, यहाँ से होते हुए इस एरियल ब्रांच से होते हुए यहाँ पे आ गई इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं स्परेंजियोफोर का। तो स्टार्क लाइक एरियल ब्रांच है, ठीक है, और जो ये है इसको नाम दिया स्परेंजिया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके कुछ जोन्स बन जाते हैं, एक पेरिफेरल जोन और एक सेंट्रल जोन, ठीक है। तो हम जोन्स बना देते हैं इस तरह। ये स्परेंजियोफोर वगैरह है, इनके एक इस तरह जोन बन जाएगा, जो कि इसको हम नाम देंगे, ये सेंट्रल जोन आ गया है। और इस सेंट्रल जोन के बाहर की तरफ ना ये जो जोन बना है ये पेरिफेरल जोन है, बाहर पेरिफेरल, ये सारा जोन जो है ये वाला ये पेरिफेरल जोन है, ठीक है। तो जो सेंट्रल जोन है ना, इसने बना देना है हमारे पास, जो पेरिफेरल जोन है इसके अंदर न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, ये न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है, भरा पड़ा है जोन। और जो अंदर वाला जोन है ना, उसको हम नाम दे देंगे सेंट्रल जोन को कोलोमेला का, क्योंकि थिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और पेरिफेरल जोन के अंदर न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म अबंडेंटली प्रेजेंट है, ठीक है ना हमारे पास। क्लियर? तो इसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियाई और ये जो पेरिफेरल जोन में ना कुछ न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म इस तरह हमारे पास मौजूद है। और क्या होगा यहाँ पे कि पहले हम सेंट्रल जोन बना ही लेते हैं, ठीक है। ये कोलोमेला पोर्शन है, ठीक है, ये पेरिफेरल जोन बन गया जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसके अंदर ना जो न्यूक्लियाई है ना इस तरह प्रेजेंट थी, इसके इर्द गिर्द ना कुछ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू हो गया इस तरह, और यहाँ से कुछ फ्लैजला निकलने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो इनको हमने नाम दे दिया जूस्पोर्स का, कि बायोफ्लैजेलेटेड जूस्पोर इसमें से निकलने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। बायोफ्लैजेलेटेड जूस्पोर बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे जूस्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो कोलोमेला ड्राई होना शुरू हो जाता है। दिस कोलोमेला व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ द जूस्पोर्स आर फाउंड हियर, तो कोलोमेला स्टार्टेड टू ड्राई अप। जब ये कोलोमेला ड्राई कर जाता है ना, तो ये प्रेशर देता है इस पेरिफेरल जोन के ऊपर, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा हो रहता है, ठीक है ना। जो टॉलरेटिंग रेंज से भी ज़्यादा प्रेशर पेरिफेरल जोन पर कोलोमेला डेवलप कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बस्ट कर जाता है, ये जो वाल है ये बस्ट कर जाएगी और यहाँ से जूस्पोर्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे इस तरह,
ठीक है, अंदर इसके ये न्यूक्लियस मौजूद है। जूस्पोर क्या होते हैं, थोड़ी देर तक ही किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर जो होते हैं स्विम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इनका फ्लैजला ख़त्म हो जाता है। जब फ्लैजला ख़त्म हो जाता है तो ये किसी सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर टिक जाते हैं आके, ठीक है, बैठ जाते हैं, और वहाँ पे बैठने के बाद ये जम ट्यूब बना देते हैं, ठीक है। ये जम ट्यूब बन गई। जम ट्यूब जब बन जाएगी तो ये ग्रो न्यू माइसीलियम के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि इस तरह इसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, जाइगोमाइकोटा के अंदर अगर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गए तो आपने राइजोपस वाली ही लिख देनी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो राइजोपस के अंदर क्या होती है कि एक हाइफी है, हाइफी में से एरियल ब्रांचेस निकलेंगी। ब्रांचेस का ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो स्वेल करके स्परंजिया बना देगा, और उस ब्रांचेस को हम नाम देंगे स्परंजियोफोर की। जो स्परंजिया है इसके अंदर दो जून बन जाते हैं, एक सेंटर में और एक पेरीफ्री में। जो सेंटर में जून होगा वो कोलोमेला कहलाएगा, जो पेरीफ्री पे जून होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होंगी, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस होगा ना उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर फ्लैजला डेवलप कर लेगा, और पेरिफेरल जून में इस तरह जूस्पोर्स बन जाएंगे। जो सेंट्रल जून जिसको हम कोलोमेला का हमने नाम दिया था, जब बहुत ज़्यादा जूस्पोर बनेंगे तो ये कोलोमेला ड्राई होना शुरू हो रहेगा और प्रेशर पुट करेगा पेरिफेरल जून के ऊपर, वाल रप्चर करेगी, जूस्पोर बाहर आएंगे, थोड़ी देर तक स्विम करेंगे और किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर टिक के बैठ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे रेस्ट करते करते जम ट्यूब बन जाएगी, और जब जम ट्यूब बन जाएगी तो न्यू हाइफी भी बनना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह एक माइसीलियम के अंदर ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक शॉर्ट सी डिटेल मैंने दी इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं राइजोपस के अंदर। तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन राइजोपस, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कशन होगी कंप्लीट। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइजोपस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो हाइफी होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास मैं थोड़े यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ। अच्छा, ये बड़ी शॉर्ट सी डिटेल दे रही हूँ, ठीक है ना। अगर आपने इनकी लॉन्ग डिटेल देखनी है ना राइजोपस की, तो मैं बार बार बता रही हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाके फंजाई की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर इसको आप सर्च आउट कर सकते हो राइजोपस स्टोलोनिफर फुल डिटेल बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारे पास एक जो हाइफी है जिसके ऊपर स्परंजियोफोर है, ये स्परंजिया है, तो इसको हम नाम दे देंगे पॉजिटिव स्ट्रेन का, ठीक है। और दूसरा हमारे पास हाइफी है जिसके ऊपर स्परंजियोफोर और स्परंजिया लगे होंगे, उसको हम दे देंगे नाम नेगेटिव स्ट्रेन का, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है। तो नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन है ये हमारे पास, नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन है, मतलब इसने आगे जाके मेटिंग करवानी है, ठीक है ना, नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन। तो हमारे पास होता क्या है कि पॉजिटिव मेटिंग स्ट्रेन और नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन है, क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास ये नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन है ना, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। सॉरी, हाँ, नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन ये आ गई है, और साथ आ गई है, ये मेटिंग हो रही है ना, ये आ गई हमारे पास पॉजिटिव मेटिंग स्ट्रेन, क्लियर, ठीक है। अब ये हमारे पास थी नेगेटिव स्ट्रेन मेटिंग स्ट्रेन, ये था पॉजिटिव मेटिंग स्ट्रेन, दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं फर्टिलाइजेशन, और वो एक दूसरे के साथ जब मिल गए हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास दोनों फ्यूज हुए हैं, ठीक है। प्लाज्मोगैमी हुई है, और यहाँ पे कैरियोगैमी भी होगी। प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड बाय द कैरियोगैमी, ठीक है। प्लाज्मोगैमी एज वेल एज कैरियोगैमी टेक प्लेस हियर, ठीक है। तो प्लाज्मा और कैरियोगैमी दोनों, प्लाज्मोगैमी क्या होती है, साइटोप्लाज्म का मिलना, और कैरियोगैमी क्या होती है, जो न्यूक्लियस है वो भी आपस में मिल चुके हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है स्ट्रक्चर। ये आपस में मिल चुके हैं, और न्यूक्लियस भी, जेनेटिक मटेरियल भी एक्सचेंज हो चुका है, इसलिए मैं ग्रीन डॉट के साथ ही ब्लैक कर रही हूँ कि ब्लैक पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन आपस में कंबाइन कर चुके हैं, न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, और साइटोप्लाज्म भी फ्यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम नाम दे देंगे जाइगोस्पोर का, ठीक है।
जाइगोस्पोर, डिप्लॉइड जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड हियर, ठीक है। तो जाइगोस्पोर एक स्पोर है या फिर सीड है जो कि काफ़ी टाइम के लिए डोरमेंट रहता है, ठीक है, और जर्मिनेट करता है एक सूटेबल मॉइस्ट एटमॉस्फेयर ऑब्टेन करके, ठीक है ना, ये फिर जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। और अब जाइगोस्पोर आ गया है, ठीक है, ये हमारे पास जाइगोस्पोर है, क्लियर। अच्छा, बहुत ध्यान से ये स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ता है, इसीलिए ज़रा मुश्किल हो रही है। दरमियान में बना दिया था मैंने जाइगोस्पोर। इस जाइगोस्पोर ने ना जर्मिनेट कर जाना है ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये टर्मिनल पोर्शन जो इस स्टाक की है उसने भी बाहर की तरफ उभर जाना है इस तरह, ठीक है। तो जाइगोस्पोर ने जर्मिनेट किया है और जो जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर है ना, इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन डिवीजन होगी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। जो न्यूक्लियस हमारे पास बने थे 2n, उनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होनी है और यहाँ पे क्या होनी है, हप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्पोर्स बने हैं ये क्या है, हप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। हप्लॉइड स्पोर बन गए। अब ये स्पोर जो होते हैं ना, ये सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरते ही ये माइसीलियम बना देंगे, ठीक है। एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरते ही ये स्पोर आए, एक जो स्पोर हैं हमारे पास, ये फ्लोइड स्पोर बन गए जाइगोस्पोर से, ये किसी सबस्ट्रेट के ऊपर गिरे हैं और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइसीलियम इस तरह, ठीक है ना। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर जाइगोस्पोर गिरे हैं, ठीक है। ये माइसीलियम हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। ये स्परंजियम है, ये नीचे स्टाक जो है स्परंजियोफोर है, ठीक है। और जब ये स्परंजी, अब यहाँ से जब ये स्पोर्स इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के, सॉरी रेड से नहीं ग्रीन से कर देती हूँ मार्क में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब ये बस्ट करते हैं स्परंजियम और यहाँ से स्पोर्स निकलते हैं तो ब्लैक वाले इसमें चले जाते हैं, जो ग्रीन वाले हैं वो इस नेगेटिव स्ट्रेन के अंदर जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको जो जाइगोमाइकोटा और जाइगोमाइकोटा की एग्जांपल की थोड़ी डिटेल से समझ लगी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे पास एस्कोमाइकोटा की, ठीक है ना। तो मैं ये छोटी छोटी डिटेल दे रही हूँ, अगर आपको बहुत फुल डिटेल लेक्चर चाहिए और साथ नोट्स भी चाहिए तो आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं, ठीक है, और सर्च आउट या फिर कर सकते हैं, आपको ये वीडियोस डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ी एस्कोमाइकोटा की डिटेल की, ठीक है ना। तो एस्कोमाइकोटा जो है ये फंजाई की ही एक डिवीजन है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम देखते हैं यीस्ट, मोल्ड और मोरल्स आ जाते हैं, यीस्ट, मोल्ड एंड मोरल्स, ठीक है। इसके अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो एस्कोमाइकोटा के अंदर अगर हम हाइफी देखें ना, तो सेप्टेट हाइफी होते हैं, ठीक है। एस्को और बेसिडियोमाइकोटा दोनों के अंदर ही जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट हाइफी होते हैं। इस तरह जो हाइफी होंगे, ठीक है, उसके अंदर क्रॉस वाल्स पाई जाएंगी, ठीक है। एक एक न्यूक्लियस यहाँ पे, कभी कभी दो दो न्यूक्लियस होंगे तो वो बाई न्यूक्लियट डाइक्रियोटिक केस होगा, और अगर वन वन न्यूक्लियस होंगे तो वो क्या होंगे, हमारे पास मोनोन्यूक्लिएट मोनोक्रियोटिक केस होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, अच्छा, सेप्टेट हाइफी होंगे इनके अंदर, क्लियर। और ये इनके अंदर बिल्कुल ही एब्सेंस है फ्लैजेलेटेड सेल्स की। एस्कोमाइकोटा हैव कंप्लीट एब्सेंस है ऑफ फ्लैजेलेटेड सेल्स, मतलब कि इसके अंदर किसी भी किस्म के फ्लैजला वाले सेल्स नहीं पाए जाएंगे, जैसे कि जूस्पोर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सेल वॉल जो होती है ना एस्कोमाइकोटा की, सेल वॉल, इसके अंदर काइटिन ज़्यादा होती है और सेलुलोज बहुत थोड़ी सी होगी इसके अंदर, सेलुलोज, ठीक है ना, बहुत थोड़ी सी पाई जाएगी। अदरवाइज फंजाई के अंदर सेलुलोज नहीं होती है, तो इसके अंदर काइटिन भी पाई जाएगी और सेलुलोज भी, और काइटिन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर ना, अच्छा, एक सेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स के अंदर, ठीक है। उनको हम कहते हैं, हमारे पास है एस्कोस्पोर्स, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, एस्कोस्पोर्स। तो मोस्टली 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, 8 एस्कोस्पोर्स, इसकी डिटेल आपको अभी मिल जाएगी,
ठीक है ना। साथ साथ मैं बताऊंगी किस तरह ये 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। ये जो 8 एस्कोस्पोर बनते हैं ना, जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं ना ये स्पोर्स, उनको हम कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम एस्कस। ठीक है, उसको एस्कस का नाम देते हैं। ठीक है, तो वो फ्रूटिंग बॉडी, अच्छा इस तरह होता है, एक फ्रूटिंग बॉडी होगी, इसके अंदर इस तरह। ठीक है, अच्छा ये जो फ्रूटिंग बॉडी होगी ना बाहर वाली, उसको हम नाम देंगे एस्कोकार्प। ठीक है, और उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एस्कस। और इस एस्कस के अंदर ये भी एस्कस है, ये भी एस्कस है, ये भी एस्कस है। इस एस्कस के अंदर इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 एस्कोस्पोर होंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एस्कोस्पोर हैं। ठीक है ना, तो इस तरह 8 एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर होंगे। और काफ़ी ज़्यादा एस्कस को जिस बॉडी ने कवर किया हुआ उसको हम एस्कोकार्प का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना एस्कोकार्प की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास देखने को मिलती हैं, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर आते हैं क्लिस्टोथीशियम, ठीक है, क्लिस्टोथीशियम है, पेरीथीशियम है, ठीक है, और एट द एंड हमारे पास है एपोथीशियम। ठीक है, अच्छा जो क्लिस्टोथीशियम होती है ना, ये क्लोज्ड स्फीरिकल फ्रूटिंग बॉडी है, क्लोज्ड होगी, बिल्कुल स्फीरिकल होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लोज स्फीरिकल फ्रूटिंग बॉडी होती है ये। ठीक है, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, इस बॉडी के अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। और ये स्पोर तभी रिलीज होंगे जब बॉडी रप्चर करेगी आफ्टर ड्राइंग। ठीक है, तो तब ये स्पोर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास है पेरीथीशियम। पेरीथीशियम क्या है, ये फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडी है, फ्लास्क की तरह की फ्रूटिंग बॉडी है इस तरह की। ठीक है, और इसके ना अपर साइड पे सबसे ऊपर क्या होगा, इस तरह एक ढक्कन सा पाया जाएगा, या फिर हम कहते हैं कि एक ना जगह होगी बाहर निकलने के लिए स्पोर्स की, तो इसको हम कहते हैं ओस्टियोल। ठीक है, ओस्टियोल सब इससे ऊपर पाया जाएगा। एपोथीशियम क्या है, एपोथीशियम कप और डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, जिसके इस तरह का कप होगा। ठीक है, और इसके अंदर इस तरह एस्कस पाए जाएंगे। ठीक है, एस्काई, ठीक है, एक्सपोज्ड एस्काई होंगे। ठीक है ना, एक्सपोज हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्लोज्ड हैं, इसके बाहर ओस्टियोल है, ये बाहर निकलता है रप्चर करके। ये ओस्टियोल सुराख है जिससे बड़ी आसानी से स्पोर इस तरह बाहर आने। और ये एक एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर है एपोथीशियम, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर एस्काई पाए जाते हैं एक कप के अंदर। ठीक है, तो क्लियर। तो एस्कोमाइकोटा को हम सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको हम एस्काई का नाम देते हैं। ठीक है ना, तो इसको इसीलिए हम इसको सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास है एक लाइकन। ठीक है, लाइकन एग्जांपल है, माइकोराइजा। ठीक है, लाइकन है, माइकोराइजा है, और मोरेल्स है। मोरेल्स हमारे पास एडिबल फंजाई है। ठीक है, जो लाइकन है, लाइकन के अंदर अलगा और फंजाई दोनों होते हैं, अलगा प्लस फंजाई मिलके लाइकन एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है ना, और जो माइकोराइजा है इसके अंदर हमारे पास फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स होती हैं। ठीक है ना, वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स मिलके हमारे पास माइकोराइजा एसोसिएशन में होती हैं। ठीक है ना, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द मॉडिफाइड हाइफी। ठीक है ना,
इसको भी हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है तो वो हमारे पास होती है मॉडिफाइड हाइफी की फॉर्मेशन से, जिसको हम कहते हैं कुनीडियोफोर्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ मॉडिफाइड हाइफी। मॉडिफाइड हाइफी का नाम क्या है? कुनीडियोफोर। और इस कुनीडियोफोर के ऊपर क्या लगते हैं हमारे पास? कुनीडिया। ठीक है, कुनीडिया वो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, और जो कि सबस्ट्रेटम के सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरने के बाद वहाँ पे न्यू माइसीलियम बना देते हैं। ठीक है ना। और जो सेक्सुअल हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द एस्कोस्पोर। तो अगर हम देखें, अब वो पूछ ले आपसे एमसीक्यूज में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है एस्कोमाइकोटा के अंदर, तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दैट is conidia which is formed on the asexual which is formed on the modified hyphae. That modified hyphae is called conidiophore. But when sexual reproduction की बात है तो sexual reproduction take place by the formation of the sexual spore. That sexual spores are the ascospores. Ascospores are formed inside the ascus. ठीक है, और ascus जब काफ़ी ज़्यादा मिलके एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर इकट्ठे हो तो इसको हम उस फ्रूटिंग बॉडी को हम नाम दे देते हैं एस्कोकार्प का। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसको। इस तरह जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। ये जो है ना एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा नीचे बना देती हूँ मैं। ठीक है, ये एक हाइफी है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो है इस तरह ये बन रहा है स्ट्रक्चर। तो इन जो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कुनीडियोफोर। और इस कुनीडियोफोर के ऊपर इस तरह स्पोर टाइप स्ट्रक्चर लग रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं कुनीडिया का। क्या ये? कुनीडिया। ठीक है, और ये कुनीडिया इस तरह जब यहाँ पे देखो गिर के इस तरह सबस्ट्रेट के ऊपर तो नए माइसीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, बना देंगे। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारे पास। ठीक है ना। अगर हम सेक्सुअल की बात करें ना, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात करें ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो किस तरह होती है? वो होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एस्कस। ऐसे एस्कस की फॉर्मेशन। ठीक है, इस एस्कस के अंदर जो है वो इस तरह, अब 8 बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक लाइन में बनते हैं। मैंने इस तरह बना दिए हैं, इस तरह। ठीक है ना, इस तरह एक लाइन में बनेंगे। 9 बन गए यहाँ पे। इस तरह स्पोर्स बनते हैं, इनको हम नाम देते हैं एस्कोस्पोर्स का। क्लियर? तो उसके बाद क्या है कि हम बात करते हैं अब थोड़ी सी इनकी एग्जांपल की। ठीक है, एस्कोमाइकोटा की, जिसके अंदर फाइलेक्टीनिया और स्कोबुलस है हमारे पास। थोड़ा मैं डिटेल से बताऊंगी, लेकिन इतनी भी डिटेल नहीं होगी जितनी मैंने सेपरेट लेक्चर्स में बताई हैं। ठीक है, वो सेपरेट लेक्चर्स मेरे पास प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं फंजाई वाली प्लेलिस्ट में, या यहाँ पे सर्च कर दें फाइलेक्टीनिया बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, एस्कोबुलस बाय एक्सप्लोरिंग पांडा। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा फाइलेक्टीनिया की, शॉर्ट सी डिटेल होगी, घबराना नहीं है। ठीक है ना। तो फाइलेक्टीनिया में क्या है? ये मेंबर है डिवीजन फाइलम एस्कोमाइकोटा का। ठीक है ना। इसको हम फाइलेक्टीनिया इज आल्सो कॉल्ड एज दी पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है ना, इसको पाउडरी मिल्ड्यू भी हम कहते हैं। तो फाइलेक्टीनिया फंजाई पूरी दुनिया में पाई जाती है और बहुत ज़्यादा प्लांट्स को अफेक्ट करती है। ठीक है ना, और डिजीज़ उनके अंदर काज करती है। तो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है,
इट इज़ वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में पूरी दुनिया में पाई जाती है, ठीक है। तो फाइलेक्टिनिया क्या होती है ना, इसको पाउडरी मिल्ड्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाइटिश कवरिंग बना देती है लीफ की सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, पाउडरी वाइटिश कवरिंग आ जाती है लीफ की सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइफी जो होंगे इसके ब्रांच्ड होंगे, सेप्टेट होंगे, देखो ये हाइफी हैं, ठीक है, अंदर इसके सेप्टा पाया जाएगा, इस तरह क्रॉस वाल्स हैं, ठीक है, और एक एक न्यूक्लियस होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं हाइफी जो होंगे वो, अच्छा ब्रांचिंग निकली होगी यहाँ पे इस तरह, ये हाइफी नेक्स्ट हो गया है डिवाइड, ठीक है, इस तरह। फिर एक मिनट, यहाँ पे न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, ठीक है ना, इस तरह ब्रांच्ड है हाइफी। फिर सेप्टेट है और यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट हाइफी पाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा कि इसके अंदर हस्टोरिया पाया जाएगा फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब कि हाइफी की साइड से इस तरह वो लंबे से फिलामेंट निकल रहे होंगे जिसने क्या करना है, इन्वेजिनेट करना है सेल के अंदर विदाउट ब्रेकिंग सेल वॉल, और वहाँ से क्या करना है, फूड वगैरह को अब्जॉर्ब करना है। तो हस्टोरिया भी मौजूद होंगे हाइफी में, ठीक है, हाइफी कैन डेवलप हस्टोरिया, ठीक है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, बहुत छोटी छोटी डिटेल मैं यहाँ पे दूंगी, ठीक है ना, अगर लॉन्ग डिटेल चाहिए तो आप चैनल में जाके इसकी लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन फाइलेक्टिनिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, ये कुनीडिया की से होती है, ठीक है ना। फाइलेक्टिनिया के अंदर यूनिसेलुलर कुनीडिया बनते हैं, ठीक है, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं किस तरह कुनीडिया बनते हैं। तो ये हमारे पास है हाइफी, ठीक है, ये लें जी हाइफी आ गया, क्लियर। इसके ऊपर ना इस तरह एक सेल होगा जिसको हम नाम दे देंगे, एक या फिर दो सेल होंगे, ठीक है, कुनीडियोफोर का, ठीक है, एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, मोस्टली हम एक ही बना देंगे, ठीक है ना, क्लियर, यूनिन्यूक्लिएट। अच्छा, उसके ऊपर ना एक सेल होगा जो एक्ट करेगा एज ए कुनीडिया मदर सेल, कुनीडियोफोर के ऊपर, ठीक है, और ये डिवाइड करेगा, ठीक है। अब समझ लो कि ये डिवाइड कर गया कुनीडिया मदर सेल, तो एक नीचे सेल रह गया और एक ये दो सेल के अंदर डिवाइड कर गया बाय माइटोसिस, ठीक है, एक ऊपर आ गया। ऊपर वाले सेल को नाम दे दिया कुनीडिया का, और कुनीडिया मदर सेल खुद क्या बन गया, सब टर्मिनल सेल। पहले ये था टर्मिनल सेल ऑफ, पहले क्या था, ये था टर्मिनल सेल ऑफ कुनीडियोफोर, लेकिन जैसे ही इसने डिवाइड किया, ठीक है, कुनीडिया मदर सेल ने, तो ये सब टर्मिनल सेल बन गया, और ऊपर क्योंकि कुनीडिया आ गया है, ठीक है, और इसके कुनीडिया टर्मिनल बन गया और सब टर्मिनल कुनीडिया मदर सेल बन गया। तो कुनीडिया क्या करेगा, ये यहाँ से किसी सबस्ट्रेट के ऊपर गिर जाएगा लैदा होके, तो ये दोबारा सब टर्मिनल क्या बन गया, टर्मिनल, ठीक है, और कुनीडिया वहाँ पे गिर के जो भी इसने माइसीलियम बनानी वो बना देगा। फिर सब टर्मिनल सेल टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा और डिवाइड करेगा, और फिर कुनीडिया आ जाएगा, यहाँ पे एक और कुनीडिया बन जाएगा, फिर ये कुनीडिया लैदा होगा इस तरह और फाल करके फिर दोबारा जो है वो सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर जाके माइसीलियम बना देगा। दोबारा फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे डिवीजन होगी और ये फिर एक और सेल बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कुनीडिया हमेशा सिंगली ही डिवाइड करते हैं, चेन नहीं कुनीडिया की बनती इनके अंदर, ठीक है ना, हमारे पास फाइलेक्टिनिया के अंदर, ठीक है। और जिस तरह ये कुनीडिया गिरते रहते हैं तो लीफ सरफेस कवर्ड हो जाती है वाइटिश पाउडर से, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं, ठीक है। और एक सूटेबल सबस्ट्रेटम ऑब्टेन करने के बाद कुनीडिया वहाँ पे जाके जर्मिनेट कर जाएगा, जर्म ट्यूब बनाएगा, और जर्म ट्यूब जो होगी वो इन्फेक्ट करेगी लीव्स को, होस्ट के लीव को, ठीक है। तो थोड़ी हम बात करते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बहुत छोटी सी डिटेल देखते हैं।
अगर हम बात करें फाइलेक्टीनिया के अंदर थोड़ी सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, थोड़ा इसकी डिटेल अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना, ये एस्कोगोनिया और इंथ्रीडिया बनते हैं सेक्स ऑर्गन इसके अंदर, एस्कोगोनिया और एंथ्रीडिया। इंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन है और एस्कोगोनिया जो है ये हमारे पास है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया की फॉर्मेशन से हमारे पास इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्लियर। तो ये दोनों क्या करते हैं, एस्कोगोनिया और इंथ्रीडिया, ठीक है। जब इंथ्रीडिया में से स्पर्म जो होगा वो एस्कोगोनिया के अंदर आके फ्यूज़ करेगा तो स्ट्रक्चर जो होगा उसको हम कहेंगे नेक्स्ट टर्मिनेट करने वाले को एस्कोजीनस हाइफी, ठीक है, एस्कोजीनस हाइफी। तो ये हमारे पास होगा एस्कोजीनस हाइफी। एस्कोजीनस के हाइफी की टिप पे जो होंगे ना ये हमारे पास क्या है, एस्कोजीनस हाइफी, ठीक है। इसकी टिप के ऊपर क्या प्रोड्यूस होंगे, एस्काई, इस तरह 1 2 3 करवा दिए मैंने प्रोड्यूस, ठीक है। तो एस्काई यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। ये एस्काई के अंदर जो होते हैं वो क्या हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, एस्काई के अंदर हमारे पास एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। तो एस्कोस्पोर किस तरह होंगे प्रोड्यूस, इनके अंदर में जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, ये देखो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर हुई मियोसिस और 4 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, इस तरह। क्लियर। 4 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है हमारे पास। और इन जो ये जो बॉडीज हैं इसको नाम दे दिया गया इस फ्रूटिंग बॉडी को क्लिस्टोथीशिया, ठीक है। तो ये एक क्लिस्टोथीशिया राउंडेड बाल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर किसी भी किस्म की ओपनिंग नहीं होती है, इस तरह बिल्कुल क्लोज्ड होता है, राउंडेड बाल लाइक, ठीक है। ये बाल की तरह का होता है और राउंडेड होता है और इसके अंदर किसी भी किस्म की ओपनिंग नहीं होती है, इट इज़ विदाउट एनी काइंड ऑफ ओपनिंग। क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है हमारे पास, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्राउन, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा क्राउन। तो इसके ये क्राउन क्या है, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना इसके अंदर ना इस तरह अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्राउन। तो ये स्टिफ पॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, स्टिफ पॉइंटेड appendages of fruiting body, जिसको हम नाम देते हैं किसका, क्राउन का। क्लियर। तो ये अपेंडेजेस जो होते हैं ना ये काफ़ी स्वॉलन होते हैं, ठीक है, और ये टिप से काफ़ी पॉइंटेड होते हैं और बेस से इस तरह फूले हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह स्वॉलन होते हैं बेस से, और टिप जो होती है इन अपेंडेजेस की इस तरह पॉइंटेड होती है। क्लियर। जिस तरह ताज की तरह होते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंस क्या है कि ये अपेंडेजेस जो होते हैं ना ये फाइलेक्टीनिया को दूसरे मेंबर्स जो होते हैं एरेसीफेल जो है उसके दूसरे मेंबर से सेपरेट कर देती है, मतलब कि फाइलेक्टीनिया भी मेंबर है एरेसीफेल का, लेकिन इसके अंदर क्राउन पाया रहता है, बाकी जो मेंबर होते हैं एरेसीफेल के उनके अंदर क्राउन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जब क्या होता है कि ये बहुत से एस्काई होते हैं क्लिस्टोथीशियम के अंदर, हर एस्काई के अंदर जो होते हैं वो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। हर एस्काई के अंदर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और हर एस्कोस्पोर जो हो गया उसकी तादाद होगी 2 to 4, ठीक है ना। 8 एस्कोस्पोर के नहीं होते फाइलेक्टीनिया के अंदर, ठीक है, उनके अंदर 2 to 4 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्लिस्टोथीशियम के रप्चरिंग किस तरह होगी कि जो हमारे पास पॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे ना वो नीचे की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएंगे, ये वाले जो अपेंडेजेस हैं ड्राई होते ही, और ये डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट करेंगे क्लिस्टोथीशियम के ऊपर, ठीक है। अब क्लिस्टोथीशियम जो होती है ना ये अटैच्ड होती है लीव के साथ, तो एस्कोस्पोर जो होते हैं ये मच्योर
मैच्योर हो जाती हैं स्काई के अंदर, ठीक है। इस स्काई के अंदर एस्कोस्पोर्स ने मैच्योर हो जाना है और इनर सेल जो होती है क्रिस्टोथीशियम की, वाटर वगैरह अब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाती है और स्काई रप्चर कर जाती है और एस्कोस्पोर जो होते हैं इसमें से डिस्चार्ज कर जाते हैं। क्लियर। तो फाइलेक्टीनिया की एक शॉर्ट सी डिटेल थी हमारे पास। अगर आपको लॉन्ग डिटेल चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, फंजाई की प्लेलिस्ट में, या फिर सर्च आउट कर सकते हो फाइलेक्टीनिया बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, ठीक है। थोड़ी सी अब डिटेल देखें हम एस्कोबुलस की, जो कि एस्कोमाइकोटा का ही मेंबर है हमारे पास। तो एस्कोबुलस क्या है, ये भी डिवीजन एस्कोमाइकोटा का ही मेंबर है, ठीक है ना। तो एस्कोबुलस के अंदर थोड़ी सी इसकी शॉर्ट सी डिटेल ही हमने देखनी है। तो अगर हम इसके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, वो कैसे होती है, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर ना ए सेक्शुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन से होती है। वो कौन से ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं, वो हमारे पास आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके अंदर कुनीडिया वाले स्पोर्स थे, ठीक है ना। इसके अंदर आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। और ये फेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं, नॉट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। इसको हम आर्थ्रोस्पोर और ओईडा भी कहते हैं, ठीक है। तो ओईडिया भी कहते हैं। ओईडिया जो होते हैं ना, ये इंडिविजुअल सेल होते हैं जो कि हाइफी से तब सेपरेट होते हैं जब एक सूटेबल कंडीशन होती है, जिस तरह के एक्सेस वाटर होगा, शुगर होगी, या फिर कुछ साल्ट्स होंगे, तब ये हाइफी से सेपरेट करते हैं ओईडिया, ठीक है। तो जर्मिनेशन क्या होती है कि ये जर्मिनेट कर लेते हैं लाइब्रेशन के बाद। तो जिस तरह ये हमारे पास हाइफी है, ये हमारे पास एक ब्रांच हाइफी था, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह जो है ये ओईडा लगे होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह हाइफी से फिर सेपरेट कर जाते हैं और एक सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर गिरते ही ये जर्मिनेट कर जाते हैं और न्यू माइसीलियम के अंदर कन्वर्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, थोड़ी सी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और अगर आपने डिटेल नोट देखनी तो आप एस्कोबुलस का लेक्चर जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना। बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिर आपको ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैम ने बस थोड़ा सा ही बताया है। ये वन शॉर्ट लेक्चर है, इसमें जस्ट आपको डिटेल मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल और नोट्स तो फिर वही लेक्चर्स होंगे ना जो हम मैंने लहदा से बनाए हैं 50-50 मिनट्स के, 1 आवर्स के। तो उसके अंदर आप जाके देखोगे, ठीक है। तो एस्कोबुलस के अंदर अगर हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो कैसी होती है, थोड़ी सी डिटेल है इसकी, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना, इसके अंदर ओगैमस टाइप की ही होगी, मतलब कि हमारे पास एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया होंगे, ठीक है ना। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, तो अगर हम मेल की बात करें, मेल सेक्स ऑर्गन, तो वो हमारे पास क्या है, एंथ्रीडिया। और अगर हम बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो वो कौन सी होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो हमारे पास होते हैं एस्कोगोनिया, ठीक है। तो एंथ्रीडिया जो होते हैं ना, ये सिलेंड्रिकल होते हैं शेप के अंदर, और एंथ्रीडियम सिलेंड्रिकल और मल्टी न्यूक्लिएट होता है शेप के अंदर इनका। और एस्कोगोनिया जो होते हैं ना, वो हमारे पास बनते हैं टिप ऑफ द एस्कोगोनियल ब्रांचेस, ठीक है ना। तो जो एस्कोगोनियम के अंदर ना, अच्छा हम देखते हैं एस्कोगोनिया का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो ये सेप्टेट है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं इनके अंदर, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसका ना ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं टिपको ट्राइको जीन, ठीक है। ट्राइकोजीन इसको कहता है। ट्राइकोजीन 5 to 8 सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो और ये मेल न्यूक्लियाई को रिसीव करती है, इट रिसीव मेल न्यूक्लियाई, और अल्टीमेटली ये मेल न्यूक्लियाई जो होती है ये एस्कोगोनियम के अंदर आ जाती है, और यहाँ पे मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई की फिर एस्कोगोनियम में ही क्या होती है, प्लाज्मोगेमी और होती है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मेल न्यूक्लियाई यहाँ पे पहुँचती है, यहाँ पे प्लाज्मो और कैरियोगेमी होगी, ठीक है ना। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, क्योंकि जो एंथ्रीडिया होता है ना, देखो ये था हमारे पास एंथ्रीडिया, यहाँ पे ग्रीन से कर देती हूँ मार्क, ठीक है। और ये था एस्कोगोनिया। तो एंथ्रीडिया के साथ इसने क्या किया, ये आके इस तरफ को ये मूव कर गया,
ये लो जी, इसने इंटरमिंगल्ड कर लिया, किसके साथ? इंटरमिंगल्ड विद एंथरीडिया एस्कोगोनिया, ठीक है ना, इस तरह। ठीक है, तो ये जो टिप थी वो इसके इर्द लिपट गई एंथरीडिया के। ये ग्रीन कलर से जो मार्क किया था ये क्या था? एंथरीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों, ये एस्कोगोनिया जो है ना, रेड रेड कलर से जो मार्क की गई है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ट्राइकोजीन जो था उसकी हेल्प से एंथरीडिया के इर्द गिर्द ये इस तरह लिपट जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होती है, ये इनकी जो वॉल होती है ना, यहाँ से ये फ्यूज़ कर जाती हैं, ठीक है, दोनों की। और यहाँ से जो मटेरियल होता है एंथरीडिया का वो एस्कोगोनिया के अंदर आ जाता है और न्यूक्लियस आके यहाँ पे प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी हो गए। नेक्स्ट जो है जो होता है वो ये डिज़ोल्व हो गया ना वॉल एंथरीडिया की इसके साथ, और न्यूक्लियस इंटर कर जाता है स्ट्राइकोजीन के अंदर। और नेक्स्ट न्यूक्लियस ने जो होता है वो एस्कोगोनिया के अंदर आके जो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी का प्रोसेस कंटिन्यू करना होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म होता होगा, इसीलिए तो प्लाज्मोगेमी होती है। क्लियर? तो इसको भी हम इतना से देखेंगे, ठीक है ना, स्कोबुलस को। इसका डिटेल लेक्चर जो है ये प्ले लिस्ट में है फंजाई वाले में, तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल की बसीडियोमाइकोटा की। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें बसीडियोमाइकोटा की तो इसको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं, क्लब फंजाई। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या बनते हैं? फिलामेंटियस सेप्टेट हाइफी बनते हैं, फिलामेंटियस सेप्टेट हाइफी। ठीक है, फिलामेंटियस सेप्टेट हाइफी की फॉर्मेशन होती है, मतलब इस तरह एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इस तरह सेपरेट कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और हर कंपार्टमेंट यानी कि सेप्टा के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसकी 3 क्लासेस हैं बसीडियोमाइकोटा की, 3 क्लासेस हैं। ठीक है, तो एक है बसीडियोमाइसीट, ठीक है, सेकंड है हमारे पास यूरिडिनोमाइसीट, ठीक है, एट द एंड लास्ट यूस्टोमाइसीट्स। क्लियर? तो बसीडियोमाइसीट क्या होते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं बसीडिया। ठीक है, जो कि बसीडिया एक मल्टी न्यूक्लिएट फ्रूटिंग बॉडी है। इसके अंदर बसीडियोमाइसीट के अंदर आते हैं मशरूम्स। ठीक है ना, तो बसीडिया क्या है पहले ये लिख देती हूँ, साथ ही मल्टी न्यूक्लिएट फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, इसके अंदर आते हैं मशरूम्स, बकेट्स, ठीक है, पफ बॉल्स, ठीक है, और स्टिंक हॉर्न वगैरह। ठीक है, यूरिडिनोमाइसीट्स के अंदर है, इसके अंदर 9 बसीडिया, इसके अंदर किसी भी किस्म का बसीडिया नहीं देखने को मिलता। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं ना टीलियोस्पोर्स, ये बसीडिया बनाते हैं, और ये ओब्लिगेट प्लांट पैरासाइट है यूरिडिनोमाइसीट। ठीक है ना, ये ओब्लिगेट प्लांट पैरासाइट है, इसका मतलब ये अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते यूरिडिनोमाइसीट। तो इसके अंदर आती हैं रस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और अस्टोमाइसीट जो होते हैं इसके अंदर भी टीलियोस्पोर ही बसीडिया बनाते हैं, 9 बसीडिया, टीलियोस्पोर प्रोड्यूस बसीडिया। ठीक है, और ये लेकिन होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। और इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है अस्टोमाइसीट के अंदर स्मट है। ठीक है, इसके अंदर स्मट आती है बेस्ट एग्जांपल। क्लियर? तो रस्ट जो होती है ये लगती है मोस्टली वीट को, मोस्टली। ठीक है, और जो स्मट होती है ये मोस्टली लगती है हमारे पास वीट और कॉर्न दोनों, वीट प्लस कॉर्न
तो ये ब्लैकिश कॉर्न का कलर जो होता है ना ये ब्लैकिश हो जाता है स्मट के केस में, ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर ब्रैकिड फंजाई जिसको हम शेल्फ फंजाई कहते हैं वो भी आते हैं, और उसके अलावा पफ बाल्स वगैरह भी इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि इसके अंदर मोनोन्यूक्लिएट और डाई न्यूक्लिएट हाइफी भी मिलते हैं। जिस तरह की ये हाइफी हमारे पास मोनोन्यूक्लिएट है, लेकिन अगर एक न्यूक्लियस हम इसके अंदर ऐड कर दें तो ये डाई न्यूक्लिएट यानी कि डाइकैरियोटिक हाइफी का केस बन जाता है, जिसको हेट्रोकैरियोन केस भी कहते हैं, जिसको हम हेट्रोकैरियोन केस भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है? बाय सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बसीडियोस्पोर्स, ठीक है। बसीडियोस्पोर्स से होती है, ठीक है ना। बसीडियोस्पोर से सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं बसीडियोस्पोर होते हैं, और ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो और ये इसके अलावा ये किसी भी किस्म की फ्रूटिंग बॉडी के अंदर नहीं होते, किसी भी किस्म की कवरिंग के अंदर नहीं होते, जिस तरह के एस्कोस्पोर्स थे, ठीक है ना। ये नेक्ड होते हैं, जो होते हैं इरेटिंग होते हैं, एयर को एक्सपोज होते हैं, ठीक है ना, बसीडियोस्पोर। तो थोड़ी सी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब पुक्सीनिया का केस देख लेते हैं, रस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। थोड़ी सी शॉर्ट सी डिटेल हम देखेंगे पुक्सीनिया की, जो लॉन्ग डिटेल है वो आप चैनल में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी शॉर्ट डिटेल यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल देख लेते हैं यूस्टिलैगो ट्रीटिसाई की, ठीक है ना। जो लॉन्ग डिटेल होगी इसकी और यूस्टिलैगो की और पुक्सीनिया की, ये आप चैनल में जाके देख लीजिएगा, क्लियर। ओहो, मैंने बसीडियो माइकोटा भी मूव कर दिया यहाँ पे, दोबारा लिख देती हूँ, सॉरी। माइकोटा तो इसके अंदर क्या था? यूस्टिलैगो ट्रीटिसाई। तो यूस्टिलैगो क्या है? जीनस है डिवीजन बसीडियो माइकोटा का। तो अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें, पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं, तो ये पैराजाइट है ग्रासीज के ऊपर। ये ग्रासीज कौन सी है? वीट, ठीक है। इट इज़ ए पैराजाइट ऑन ग्रासीज, लाइक वीट वगैरह के ऊपर ये पैराजाइट होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या काज करते हैं? स्मट डिजीज काज करते हैं, ठीक है ना। दे काज स्मट डिजीज, क्लियर। और ये ग्रासीज की ओवरीज के ऊपर अटैक करते हैं और उनकी इन्फ्लोरेसेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना। ग्रासीज की ओवरी के ऊपर इनका अटैक होता है और डिस्ट्रॉय हो जाती है क्या? इन्फ्लोरेसेंस, कंप्लीटली इन्फ्लोरेसेंस डिस्ट्रॉय हो जाती है। ब्लैक कलर के ना पाउडरी मास वहाँ पे बन जाता है। पाकिस्तान में यूस्टिलैगो ट्रीटिसाई बहुत कॉमन है और ये वीट को जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी सोमैटिक फेज की थोड़ी सी बात करें, तो अगर हम इसके सोमैटिक फेज की बात करें तो इसके अंदर प्राइमरी माइसीलियम होगा और सेकेंडरी माइसीलियम होगा, ठीक है। ठीक है, और सेकेंड है हमारे पास सेकेंडरी माइसीलियम, क्लियर। तो अगर हम इसके अंदर प्राइमरी माइसीलियम की बात करें तो प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक है केस में और बहुत थोड़ी देर तक ये जिंदा रहती है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती। तो इस तरह होता है इसका प्राइमरी माइसीलियम। ये इसके सेप्ट है, क्लियर। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब मोनोकैरियोटिक, क्लियर। दूसरा है इसके अंदर सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है ये डाइकैरियोटिक होता है केस में, इस तरह।
दो न्यूक्लियस इस तरह पाए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो दोनों हाइफी जो होंगे सेप्टेट होंगे और जो ये डाइक्रियोटिक होंगे और यहाँ से कुछ की स्पोर डेवलप कर देंगे सेकेंडरी माइसीलियम, जिस तरह के ये एक स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने कह देना है ये हमारे पास क्या है, क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है ना। तो माइसीलियम इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं, माइसीलियम ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं, सेकेंडरी जो होते हैं, ठीक है। कभी कभार ये इस तरह यहाँ से हिस्टोरिया डेवलप करेंगे, ये हिस्टोरिया इन्वेजिनेट कर जाएगा सेल के अंदर फंजाई के विदाउट ब्रेकिंग देयर सेल वॉल, और वहाँ से फूड वगैरह अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। थोड़ी सी बात करते हैं, छोटा सा इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं यूस्टिलैगो का। लाइफ साइकिल इसका क्या है कि ये सबसे पहले क्लेमाइडोस्पोर का अटैक देखते हैं, ठीक है ना। लाइफ साइकिल के अंदर अटैक फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स। तो इसलिए अटैक करते हैं सबसे पहले मच्योर वीट प्लांट में, स्प्रिंग में, ठीक है ना। तो कम्प्लीटली इन्फ्लोरेसेंस जो होती है, ये वीट है, ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। इस तरह इन्फ्लोरेसेंस बना देती हूँ थोड़ी सी, हालांकि मुझे पता है ये परफेक्ट नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग। समझ लो ये वीट की इन्फ्लोरेसेंस है, तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना। तो यंग स्पाइकलेट के अंदर स्पोर जो होते हैं ना, वो सिल्वरी मेम्ब्रेन वाले होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और इन्फ्लोरेसेंस की जो सेंट्रल एक्सिस है ना, वही बचती है, इर्द गिर्द ये सारी जो जगह है ये इन स्पोर्स के साथ कवर हो जाती है, ठीक है ना, इस तरह। अब सिल्वर मेरे पास मार्कर नहीं है, वरना मैं बना देती सिल्वरी स्पोर, और पूरा स्ट्रक्चर लीव का सिल्वरी नज़र आता है, ठीक है। अब क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं ना, यहाँ से विंड डिस्पर्स कर देगी, ये लो जी विंड में आ गए हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं विंड से, और किसी हेल्दी प्लांट पे गिरते ही क्या बना देते हैं, प्रोमाइसीलियम। तो किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर फॉर्मेशन हो रही है इनसे प्रोमाइसीलियम की, क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोमाइसीलियम। तो क्या होता है कि क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं ना, ये हमें पता है बायन्यूक्लिएटेड होते हैं। मैं यहाँ पे बना देती हूँ जी, एक न्यूक्लियस ये और एक न्यूक्लियस ये, तो बायन्यूक्लिएट होते हैं क्लेमाइडोस्पोर। और ये क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड जाइगोट बना देते हैं, और जाइगोट मियोसिस के अंदर जाके हप्लॉइड, 4 हप्लॉइड न्यूक्लियाई बना देती है, ठीक है ना। तो ये क्या बना देते हैं, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, ये बन गया हमारे पास जाइगोट। अब ये जाइगोट के अंदर होनी है मियोसिस, और इस मियोसिस से क्या बनने हैं, 4 हप्लॉइड स्पोर, ठीक है। ये इस तरह 1 2 3 4, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा ब्लैक डॉट भी लगाती हूँ क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो दोनों का ही है ना, दोनों न्यूक्लियस का है। तो ये क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं यहाँ से, और जम ट्यूब भी बन जाती है, ठीक है। मैंने जम ट्यूब भी बना दी, फिर मियोसिस करवा के ये हप्लॉइड स्पोर्स भी बना दिए हैं। ये क्लेमाइडोस्पोर ही नेक्स्ट किया है, ठीक है ना, जम ट्यूब, ठीक है। तो ये अब क्या होता है, ट्रांसवर्स सेप्टा बनना शुरू हो जाते हैं, और हर सेल के अंदर ना एक एक न्यूक्लियस आना शुरू हो जाता है। ये देखो जी, जम ट्यूब थोड़ी बड़ी बना लेते हैं हम, तो इस तरह सेप्टा बनने शुरू हो जाएंगे, और ये जो एक एक न्यूक्लियस है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, 4 थे, ठीक है। तो हर सेल जो होता है प्रोमाइसीलियम का, ये फिर क्या होना रहता है, यहाँ पे बसीडियोस्पोर बनना शुरू हो जाते हैं। बसीडियोस्पोर की फॉर्मेशन किस तरह हुई, ये प्रोमाइसीलियम का हर सेल जो होता है ये इस तरह हमारे पास बसीडियोस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1 सेल है, ये 2 है, ये 3 है, और ये एट द एंड 4 सेल है, बसीडियोस्पोर बन जाएगा, ठीक है ना। तो बसीडियोस्पोर ने क्या करना है, जर्मिनेट करना है, और क्या बना देना है,
न्यूमाइसीलियम किसने बनाया है? इस बेसिडियोस्पोर ने इस सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर जर्मिनेट करके न्यूमाइसीलियम बना दिया, ठीक है ना। और ये जो न्यूमाइसीलियम है इसने हाइफी ने फिर दोबारा, ये न्यू हाइफी थे ना, ये हाइफी बन गए, ठीक है, जर्मिनेशन से ये भी बन गए, ठीक है ना। तो ये चारों बन गए हैं, ये चौथा, मैं कहती हूँ आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्जुगेशन के अंदर गए, ठीक है, 2 हाइफी ने आपस में कॉन्जुगेट किया, डाई कैरियोटिक माइसीलियम बन गया, ठीक है ना। सॉरी, डाइकैरियोटिक हाइफी, देखो जी, दो न्यूक्लियस वाले हाइफी हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। और डाइकैरियोटिक हाइफी जो होते हैं इन्होंने क्या करना है, इन्होंने नेक्स्ट टीलियोस्पोर बना देने हैं, ठीक है, 5th पे। तो टीलियोस्पोर ने क्या करना है, इन्होंने टीलियोस्पोर ने इन्फेक्ट करनी है ओवरी इन्फेक्ट करनी है, एम्ब्रियो तक पहुंचना है। 7 पॉइंट क्या है कि ये रीच करेंगे टीलियोस्पोर एम्ब्रियो, और यहाँ पे डोरमेंट होना है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट सीजन में जब सीड ने ग्रो करना है तो ये हाइफी ने प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ ग्रो करना है और स्पोर प्रोड्यूस कर देने हैं और प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है। दोबारा थोड़ा सा यहाँ से बता देती हूँ मैं, न्यूमाइसीलियम ने कॉन्जुगेशन की आपस में, डाइकैरियोटिक हाइफी है, डाइकैरियोटिक हाइफी ने नेक्स्ट स्पोर बनाए, लहदा होके, देखो ये इस तरह हो गए हैं, ये लहदा हो गया, ये इसके साथ लहदा हो गया, ठीक है ना। तो ये डिप्लॉयड स्पोर्स यहाँ पे बन गए हैं, जिनको टीलियोस्पोर का नाम दे देना है। टीलियोस्पोर ने क्या करना है, इन्होंने टीलियोस्पोर ने नेक्स्ट इन्फेक्ट करना है ओवरी को, एम्ब्रियो तक पहुंचना है, एम्ब्रियो के अंदर जाके डोरमेंट होना है। नेक्स्ट सीजन में जब सीड ग्रो करवाना है तो हाइफी ने एक प्लांट के साथ साथ ही ग्रो करना है और स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं और सीड को डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है। तो पुक्सिनिया ग्रैमिनेस की भी हमने बात कर ली यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइकोटा की। तो ड्यूटेरोमाइकोटा क्या है, जो ये ड्यूटेरोमाइकोटा के मेंबर है इसके अंदर सेप्टेट माइसीलियम ही होता है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात ये जो होती है, इम्परफेक्ट फंजाई है, इसको फंजाई इम्परफेक्टा भी कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों कहते हैं इसको इम्परफेक्ट फंजाई? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, दे लेक एनी काइंड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये सेप्टेट माइसीलियम होती है इनके अंदर, ठीक है, सेप्टेट माइसीलियम। और ये जस्ट ड्यूटेरोमाइकोट्स जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मीन ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर, जिसको हम कोनिडिया कहते हैं। इसीलिए हम इसको सेप्टेट माइसीलियम की वजह से ही इसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब है ये फंजाई जिसके अंदर परफेक्ट या फिर सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, जस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया जो होते हैं ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है जो कि एक्सोजीनियसली कोनिडियोफोर के ऊपर प्रोड्यूस्ड होते हैं और जस्ट कोनिडियोफोर के ऊपर ये बाहर की तरफ प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से ना ड्यूटेरोमाइकोटा जो होता है ना ये रिजेंपल करता है एस्कोमाइकोटा के साथ, ठीक है ना, जिस तरह उसके अंदर कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो वो है हमारे पास पेंसिलियम, इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन मोल्ड कहा जाता है, या फिर इसके अंदर आते हैं अस्परगुलस,
जिसको हम ब्राउन मोल्ड कहते हैं, अल्बरनेरिया और फ्यूसेरियम भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्लास फंजाई है, ठीक है ना। ये एक ऐसी मोल्ड है जिसको सेकंड क्लास फंजाई के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं। क्लियर। तो एक होप्स हो कि आपको फंजाई के फुल कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो ये एक वन शॉर्ट लेक्चर था फंजाई का, और इसके बाद भी बाकी भी जो है हमारे पास बॉटनी के टॉपिक्स के वन शॉर्ट लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।